वेंजू मंथ का 10 डे और आज है संडे, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ गॉड चाइल्ड वेडिंग स्पेशल पार्ट। एंड सॉरी गाइस, अक्टूबर में मैं 2 बार संडे को नहीं दे पाई गॉड चाइल्ड बिकॉज मेरी तबीयत उस समय थोड़ी सी नासाज चल रही थी। अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब ही है, पर वेंजू मंथ में कुछ भी हो जाए मैं एक डे भी नहीं छोड़ने वाली, इसलिए मैं ला रही हूँ गॉड चाइल्ड। एंड 2 बार मिस करने के लिए आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। एंड मेरी मुंह में छाले हैं ना, मेरी छाले जल्दी सही नहीं होती। 5 दिन के लिए सही हो जाएगी, 6वें दिन में आ जाएगी, तो मेरा यही सब चल रहा है। तो मेरे थोड़ी सी वॉइस अजीब सी आएगी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एंड वेंजू मंथ का नियम जानते हैं ना, कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गॉन जोन ऑफ वैन केसिंग लिखना है। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ फुल ऑन बकवास के साथ। शादी का पल शुरू हो गया था। अकेडमी को सारी छुट्टी मिल चुकी थी क्योंकि राजा जी का जो बर्थडे है, जो वेडिंग प्लान हुआ रहता है ना, वो अकेडमी में ही हुआ रहता है कि अकेडमी में वेडिंग होगी। तो सारे लोग वहीं पे अभी स्टे किए हुए थे। आप पूरी एकेडमी को, बाहर जो गार्डन एरिया है, आप जानते हैं एकेडमी कितनी बड़ी है, उसको सजाया जा रहा था। अपनी जो दुपु साव थी वो बहुत खुश थी। एंड जो अपनी लुवो थी वो भी अपनी साव की मदद कर रही होती है। लुवो अब ऐसे ना कि अपनी सारी शक्तियाँ खोती जा रही थी एंड इंसानों में कन्वर्ट होती जा रही थी। लाइक कि वो अपनी शक्ति तो यूज़ कर ही नहीं सकती थी वो वॉर्म ट्री के पाँव में डालने के बाद, बट अब वो फील कर सकती है कि जो उसके अंदर की डीमन शक्ति थी वो कम हो रही थी एंड वो इंसान बन रही थी। अभी जो इनकी शादी है ना, वो लंबी चलेगी क्योंकि जो राजाओं की यहाँ पे शादी होती है वो बहुत लंबी चलती है। एंड जाओ जिसु राजा है एंड वो एकेडमी में पढ़ता है, वो नाइट भी है, मतलब वो स्लेयर बनने वाला है, तो इसलिए उसकी शादी थोड़ी सी लॉन्ग चलेगी। सबके यहाँ पे शादी करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अभी हमें गार्डन साइड एरिया दिखाया जाता है। बीच में पर्दे लगे हुए थे एंड एक तरफ अपना वैन बैठा हुआ था और दूसरी तरफ अपना जाओ बैठा हुआ था। अभी जो अपनी जाओ की तरफ अपनी गुवो मिंगमियांग एंड अपने रुयू थे, और वहीं अपनी वैन की तरफ अपने खिन हुआएजांग एंड अपनी युई हांग थी। उन दोनों को एक जड़ी बूटियों का पेस्ट लगा के शरीर में उनको नहलाना था। अभी आप सोच लो जैसे कि हमारे यहाँ पे हल्दी की रस्म होती है ना, वैसी ही है, बट यहाँ पे हल्दी नहीं है, यहाँ पे कोई और पेस्ट है। और इसको बस आपके पार्टनर के पेरेंट्स लाइक मम्मी एंड डैडी ही लगा सकते हैं और कोई आपके शरीर पे वो पेस्ट नहीं लगाएगा। जो अपनी गु मियांग होती है, अपनी गुओ मिंग मियांग, जो अपनी मियांग होती है, वो अपने जाओ के हाथों पे अच्छे से वो पेस्ट लगा रही होती है, उसके पूरे चेहरे को अच्छे से उस पेस्ट से कवर कर रही होती है। एंड उसके डैड भी लाइक अपने जेन रुयू भी, वो भी बहुत अच्छे से पेस्ट लगा रहे होते हैं अपने जाओ के शरीर में। एंड उधर अपनी युई हांग एंड किन हुआइजांग, वो भी अपने वैन को बहुत अच्छे से पेस्ट लगा रहे होते हैं। अभी जैसे ही उन पेस्ट से पूरे शरीर को कवर कर दिया जाता है, तो मिल्क का 2 बकेट मंगाया जाता है। अभी जो अपनी वैन और जाओ होते हैं, उनको उस मिल्क से नहला दिया जाता है। एंड नहलाते समय कुछ उच्चारण कर रहे होते हैं मंत्रों का। अभी जो अपनी जूली है वो ऐसे ही देख रही होती है उनको। अपनी दुपुशा बहुत ही स्माइल कर रही होती है। लुवो बस ये सब रिचुअल्स देख रही होती है क्योंकि उसके लिए तो ये सब नया है। उसने तो काले जादू वाला रिचुअल्स देखे हैं ना, ये शादी वाले रिचुअल्स उसने नहीं देखे हैं। जो अपनी गुजियन थी वो दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है, बट वहाँ पे ही अपनी यूजुई होंगलुंग एंड अपना काउ वेनिंग पास से देख रहा होता है। अभी तो उनके पास बस इतने ही लोग बचे हुए थे। जो अपना चैंगलिंग और अपनी सियालंग होती है वो भी वहीं पे रहते हैं, लाइक ऑलमोस्ट लोग वहाँ पे ही रहते हैं, सब देख रहे होते हैं। बट वैन और जाओ ही एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कर्टन्स लगाया हुआ है। अपने वैन के पेरेंट्स होते हैं, वो जाओ जिसू के पाँव पड़ते हैं। जाओ जिसू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट ये नियम है। और दूसरी तरफ अपने जाओ जिसू के पेरेंट्स भी अपने वैन का पाँव पढ़ते हैं और वैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो लुओ होती है वो दुपुसाव से बोलती है कि ये इनका पाँव क्यों छू रहे हैं। जो दुपुसाव होती है वो कहती है ये इनका पाँव इसलिए छू रहे हैं
क्योंकि ये इनके बेटे की लाइफ को बदलने वाला है। वो पार्टनर है ना, तो उसका रॉन्ग डिसीज़न उस पर भी इफ़ेक्ट करेगा। तो वो पाँव छू कर उनसे ये मांग रहे हैं कि वो उनके बेटे का अच्छे से ख्याल रखे। जो अपनी लुओ है वो कहती है ये बहुत अनोइंग नहीं है। जो अपनी दुपसाओ होती है वो कहती है होगा अनोइंग, बट ये ऐसा ही है। जो अपनी लुओ है अब कुछ नहीं कहती है। जो अपनी दुपसाओ होती है वो हर जगह देख रही होती है। फिर वो अपने मन में ही कहती है आखिरकार लुई क्यों नहीं आई। दुपसाओ इधर उधर लुई को देख रही होती है, बट लुई वेडिंग में आई नहीं होती है। अभी उन दोनों को ना अपने वैन और जाओ को अलग अलग स्नान करने के लिए भेज दिया जाता है, और वो अच्छे से स्नान करने के बाद एक ब्यूटीफुल सा वस्त्र पहन लेते हैं। फिर उनको एक चेयर पर बिठाया जाता है और वो पास पास ही बैठे हुए रहते हैं। अभी जो अपनी जूली होती है वो आगे आती है, अपने हाथों पे कुछ मंत्र पढ़ती है एंड अपने वैन और जाओ के सर पर अपना हाथ रखती है। लाइक दोनों के ऐसी जगह पे हाथ रखते हैं, लाइक जैसे एब्रो के बीच में जहाँ पे कहा जाता है कि हमारा तीसरा नेत्र है, वहीं पर वो जूली हाथ रखती है। अभी जूली पीछे हटती है एंड अपनी यूई हंग से कहती है अब आप आगे के रस्म पूरे कर सकते हैं। जो अपनी जूली होती है वो कहती है आगे की रस्म तो बहुत ही मस्ती वाले होने वाले हैं, बहुत ही मज़े आएंगे। जो अपना वैन रहता है वो यूई हांग की तरफ देखने लगता है। जो लू होती है वो दुपसाओ से कहती है कि आगे कौन सी रस्म है। जो दुपसाओ होती है वो कहती है ये जो दोनों कपल है मतलब वैन और जाओ अपने अपने तरफ से अपना दोस्त चुनेंगे, अपना भाई नहीं चुन सकते, वो दोस्त ही चुनेंगे, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। एंड फिर ये चारों के चारों जंगल में जाएंगे, 6 दिन तक जंगल में सर्वाइव करेंगे। जो अपनी लू होती है वो कहती है ऐसा क्यों। अपनी जो दुबुसा होती है वो कहती है ताकि ये देख सके कि वो एक दूसरे के साथ कितना सर्वाइव कर सकते हैं ख़राब मोमेंट में भी। अपनी जो लू होती है वो कहती है मतलब ये एक दूसरे का कैपेसिटी जानना चाहते हैं कि वो कितना साथ दे सकते हैं, कितना संभाल सकते हैं, कुछ ऐसा। जो अपनी साव होती है वो कहती है हाँ ऐसा ही। जो अपनी लू होती है वो अपनी साव की तरफ देखती है बट कुछ वापस नहीं कहती है। जो अपने किनवाइजांग होते हैं वो कहते हैं अच्छा वैन बेटा बताओ तुम अपने तरफ से किस दोस्त को बुलाना चाहोगे। अभी ना वहाँ पे गुजान भी खड़ी थी एंड गुजान वैन को ही देख रही होती है। जो वैन रहता है वो गुजान की तरफ देखता है बट वो फिर उससे आगे देखकर कहता है मैं यूजुई को बुलाना चाहूँगा। जो यूजुई होती है वो खुश हो जाती है, वैन के पास जाके उसे हक करके कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे अपनी शादी में अपने साथ रखना और तुमने रखा, तुम बहुत अच्छे हो। जो अपनी यूजुई रहती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। यूजुई फिर गुजन की तरफ देखती है एंड गुजन की नज़र उसे अच्छी नहीं लगती है, लाइक ऐसे कि अटैकिंग मोड में है। अपनी यूजुई समझती है कि गुजन को बुरा लगा होगा कि वैन ने उसका नाम नहीं लिया। अपनी वैन तो दोस्त भी है बट यूजुई को एकेडमी में रहते रहते पता भी चला था कि अपने जो वैन और अपनी गुजन है उनका जो किस वाला जो मोमेंट था वो पता चला था, और यूजुई को पता है कि वैन ऐसा नहीं करेगा। तो वो जानती है कि गुजन ने ही झूठे इल्ज़ाम लगाए, इसलिए यूजुई गुजन पे उतने ध्यान नहीं देती है। यूजुई होंगलुंग की तरफ देखती है एंड होंगलुंग जैसे होता है ना ऑल द बेस्ट का इशारा करती है। यूजुई बहुत ही स्माइल करती है। अभी जो अपने जाओ होते हैं उससे अपने रुयू पूछते हैं कि राजकुमार जाओ जिसू आप अपने किस दोस्त को सिलेक्ट करना चाहेंगे। जो अपने केनुआ एजांग होते हैं वो अपने जेन रुयू पे मतलब अपने रुयू पर हाथ रखते हैं और कहते हैं हाँ अब ये तुम्हारा होने वाला दामाद है तो तुम इसे जाओ भी कहोगे तो चलेगा, अगर तुम्हें इज्जत ही देना है तो जाओ बेटा कहो, क्या राजा जाओ ये नहीं चलता। जो अपना रुयू होता है उसे थोड़ा अजीब लगता है कि उस राजा ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा है, बट वो हाँ में सर हिला के फिर वही पूछता है कि जाओ बेटा किस दोस्त को सिलेक्ट करना चाहेंगे। जो जाओ जिससे होता है वो कहता है मेरा यहाँ पर एक ही अच्छा दोस्त है, वो है काउ वेनिंग। काउ वेनिंग प्लीज़ आगे आओ। जो काउ वेनिंग होता है वो हाँ करके आगे आता है। जो यूई हांग होती है वो कहती है मतलब अब आप चारों के चारों 4 दिनों तक जंगल में रहोगे, अभी आप आराम करो, फिर
कल मॉर्निंग में आपको जंगल के सफ़र में भेजा जाएगा। जो अपने चारों के चारों होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अभी वैन और जाओ अलग अलग कमरे में नहीं सोए होते हैं, वो एक ही कमरे में सोए होते हैं जो उनका कमरा था नाइट वाला। बट अब उनकी शादी होने वाली है एंड शादी का नियम है कि वो एक दूसरे को ना ज़्यादा साथ में नहीं रह सकते, लाइक कमरे में नहीं सो सकते हैं। बट यहाँ पे जासूसी की प्रॉब्लम है, इसलिए कमरे में कर्टन लगा दिया गया है ताकि वो एक दूसरे के फेस को नहीं देख सके। पर जो जादू की कैपेसिटी है वो कम ना हो, लाइक वो दूसरे कमरे में जाते ही उनका जादू काम नहीं करता है क्योंकि कमरों में स्पेल मारा गया है। इसलिए कमरे में सिर्फ पर्दा लगा दिया गया होता है और दोनों वो वहीं पे सोते हैं। जो अपनी हुज़ुई होती है वो अपने सामान पैक कर रही होती है थोड़ा बहुत। जो अपनी होंगलुंग होती है वो कहती है संभल के रहना, ठीक है। जो अपनी यूज़ुई होती है वो कहती है मैं संभल कर रहूँगी। वैसे भी वहाँ पे 3 लड़के हैं और तीनों के तीनों पे मुझे बहुत भरोसा है और मैं भी तलवार चलाना सीख गई हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है होंगलुंग, तुम टेंशन मत करो। ये कहते ही यूज़ुई होंगलुंग के शोल्डर पे हाथ रखती है एंड होंगलुंग बस स्माइल करती है। जो अपना काओ वेनिंग रहता है वो अकेले कमरे में लेटा हुआ रहता है। वो इधर देखता है उधर देखता है, कमरे में तो वो अकेला ही रह चुका होता है क्योंकि उसी तो अब रहा नहीं। अपना जो काओ वेनिंग है उसकी नज़र फिर उसके गले के लॉकेट को पड़ती है, जो अपना जो मून की रिफ्लेक्शन आ रही होती तो चमक रहा होता है। अपना काओ वेनिंग उस लॉकेट को देखता है एंड उसे याद आता है कि ये गुजियन ने उसके बर्थडे पे दिया था। काओ वेनिंग उस लॉकेट को खोल कर रखना चाहता था बट फिर वो सोचता है कि ये लॉकेट में इसकी क्या गलती, लॉकेट तो वॉर्म ट्री का है, इसलिए वो लॉकेट खोलता नहीं है बट कपड़े के अंदर डाल लेता है। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, चारों के चारों जंगलों में जा रहे होते हैं। ये जो दुपशाह होती है वो वैन और जाओ को एक साथ में हक करते हुए कहती है जंगल में संभल के रहना। अभी जो अपने वैन और जाओ है वो स्माइल करते हैं। जो अपनी हंग होती है वो कहती है जब तक वेंजू साथ है तब तक कुछ नहीं होने वाला, तुम टेंशन मत करो। जो अपनी दुपसा होती है वो अपनी भाभी को देखकर स्माइल करती है। जो अपनी गुओ मिंगयांग थी वो शांत शांत सा ही रहती है बट वो अपने वैन के गाल पर हाथ रखती है एंड इशारों में ही कहती है कि ख्याल रखना एंड वैन स्माइल करता है। अपनी जो गुओ रहती है वो जाओ की तरफ पे भी देख कर उसके सर पर हाथ रखती है, गाल पर नहीं, क्योंकि वो कुछ भी बोले कि होने वाला पति है बट है तो राजा ना। अपनी गुओ और रुयू कहीं ना कहीं तो सहमे वही है, इसलिए वो सर पर हाथ रखते हैं, गाल पर नहीं। जो अपना जाओ जिसो होता है वो गुओ का हाथ पकड़ता है जब गुओ हाथ हटा रही होती है। जाजूसू उनके हाथों को पकड़ के अपने गालों पे रखता है एंड कहता है मैं अपने अच्छे से ख्याल रखूँगा और आपके बेटे का भी। जो अपनी गुओ होती है वो स्माइल करती है एंड शुक्रिया कहती है। अभी वो चारों के चारों जंगल की तरफ चले जाते हैं। वैन और जाओ तो शांत शांत से चल रहे होते हैं एंड वैन और जाओ शांत है तो काओ वेनिंग क्या ही बोलेगा, काओ वेनिंग तो शांत ही रहता है क्योंकि उसके राजा जी उसके साथ जो हैं। बट जो यूजुई होती है वो बिना सोचे समझे थोड़ी आगे चलने लगती है एंड कहती है अब हम एक काम करते हैं, एक अच्छी सी जगह देखकर कैंप लगाते हैं और वहीं 6 दिन रहेंगे, कैसा लगा। जो अपना काओ वेनिंग होता है वो कहता है ऐसा नहीं होता है। जो अपनी यूज़ुई होती है वो कहती है तो कैसा होता है। जो काओ वेनिंग होता है वो कहता है हमें आगे की तरफ माउंटेन के पास जाना पड़ेगा एंड माउंटेन के पास जाके फिर हमें एकेडमी की तरफ जाना पड़ेगा, तभी तो 6 दिन कवर होगा हमारा। हमें चलते रहना है, बैठ के ऐसे ही आराम नहीं करना है, आराम करना है बट ये नहीं कि एक जगह पे ही कैंप लगा दिया। ऐसे हो तो हम जंगल के थोड़ी दूर कैंप लगा के बैठ जाएं, फिर जैसे ही ख़त्म हो जाए तो हम एकेडमी के अंदर चले जाएँ। जो अपनी यूज़ुई होती है वो कहती है अच्छा ऐसा होता है क्या। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है हाँ ऐसा ही होता है। जो यूज़ुई होती है वो कहती है अच्छा तुम बोले। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है क्यों मैं बोल नहीं सकता क्या। जो अपनी यूज़ुई होती है वो कहती है नहीं, मुझे लगता था कि आपके और वैन के मुंह में ना कोई सांप डस के चला गया है क्योंकि आप दोनों बात ही नहीं करते। जो अपने वैन और जाओ होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं वो क्या कहें उन्हें समझ में नहीं आता।
माहौल बड़ा अजीब सा हो जाता है एंड वो बेचारे दोनों कुछ नहीं कह पाते हैं। वो दोनों चलते हैं और एक जगह जब नाइट होता है तो कैंप लगा कर वहाँ पर सो जाते हैं। जो अपने वैन और जाओ थे उनका तो कैंप अलग था, यूजुअल का वेनिंग उनका भी कैंप अलग था। हमें दूपू साव को दिखाया जाता है जो एकेडमी में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पे सैनसन आता है। अपनी दूपू साव बोलती है कितने नाइट में कोई अर्जेंट बात है क्या। जो अपना सैनसन होता है वो कहता है एक अजीब सी बात हो रही है। जो अपनी दूपू साव होती है वो कहती है कैसी अजीब सी बात। जो सैनसन होता है वो कहता है आसपास के सारे डीमन हमें दिखाई नहीं दे रहे, दूर दूर से भी खबर आ रही है कि डीमन वहाँ पे है ही नहीं। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है इतने जल्दी डीमन फिनिश हो गए। जो अपना सैनसन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो दुपसा होती है वो कहती है शायद हो भी सकता है डीमन ना बचे हों, क्योंकि जो डीमन बनाता था वो तो अब मर चुका है। जो अपना सैनसन होता है वो कुछ कहता है उससे पहले लुओ पीछे से कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है क्या कहना चाहती हो, जिन जिंदा है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है नहीं मेरे मालिक जिंदा तो नहीं है, पर उनके बनाए हुए डीमन ख़त्म नहीं हो सकते। जो दुपसा होती है वो कहती है कैसे। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है आप जैसे बच्चा पैदा करते हैं कुछ डीमन बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, और उनकी मीटिंग सीज़न इसी टाइम होती है। अपनी जो लुओ होती है वो ये कह के अंदर तक आ जाती है और साव के पास खड़ी हो जाती है। जो साव रहती है वो कहती है अच्छा तो मीटिंग सीज़न है इसलिए वो मीट कर रहे होंगे और बाहर नहीं आए होंगे। जो अपनी लुओ होती है वो दुपसाव की तरफ देखने लगती है। जो दुपसा होती है वो कहती है ये तो हो सकता है ना। जो लुओ होती है वो हाँ में सर हिला देती है। जो सैनसन होता है वो कहता है अच्छा तो ठीक है, पर ये भी तो खतरा है ना, फिर वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो कितने सारे डीमन बन जाएंगे। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है आप अभी मत सोचिए, ये सब हम बाद में देख लेंगे, अब काफ़ी नाइट हो गई है आप आराम कर लीजिए। जो सैनसन होता है वो हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। जो अपनी लुओ रहती है वो दुपसाव के डेस्क पर बैठ जाती है। जो दुपसा होती है वो ये देख कर कहती है क्या तुम्हें अपने कक्ष में नहीं जाना, तुम्हें सोना नहीं है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है मुझे नींद नहीं आ रहा। जो अपनी साव होती है एक नोटी से स्माइल करती है एंड अपनी लुओ की तरफ आकर कहती है वैसे डीमनों का मीटिंग सीज़न है क्या, है ना, तो तुम्हें मीटिंग नहीं करना क्या। और ये कहते ही अपने लुओ की तरफ साव देखती है। जो साव होती है उसे लुओ की आंखों में बड़ी अजीब सी इंप्रेशन दिखाई देती है, इसलिए वो उठ के कहती है मैं सो ही जाऊँ तो ठीक है। और ये कहते ही जाने लगती है, तभी अपनी साओ उसका हाथ पकड़ के उसे अपने क्लोज करके उसकी लिप्स पे पास जाके उसे किस करने लगती है। जो अपनी लुओ रहती है वो वैसे ही फ्री सी हो जाती है। अपनी साओ फिर किस ब्रेक करने के बाद अपनी लुओ की तरफ देख कर कहती है गुड नाइट, हैव अ नाइस ड्रीम। और ये कहते ही अपनी साव फिर से डेस्क पर बैठ जाती है। लुओ अपने लिप्स को ही पकड़ी हुई थी, फिर वो वहाँ से चली जाती है। अपनी जो साव होती है वो स्माइल करती है एंड फिर बाद में उसका फेस सीरियस हो जाता है एंड वो अपने चेयर को ऐसे ना चेयर पर अपना सर रख कर सोचने लगती है कि आखिरकार बात क्या है, ये डीमन आखिरकार देख क्यों नहीं रहे हैं। मीटिंग सीज़न है तो ठीक है, पर हर तो मीट नहीं कर सकते हैं ना, ये हो ही नहीं सकता। मीटिंग सीज़न है तो जो फीमेल होती है वो अंदर रहनी चाहिए ना, क्योंकि जब अगर बच्चा हुआ तो कुछ कर नहीं सकते, तो आखिरकार मेल डीमन कहाँ पे है। अपनी साओ यही सब सोचती रहती है एंड फिर लास्ट में कहती है कि लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। अभी हमें अपने जाओ जसू की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो सो रहा होता है, तभी उसे दिखाई देता है कि कोई टेंट के पास से जा रहा है। जो अपना जाओ जसू होता है वो अलर्ट मोड पर आ जाता है एंड अपनी तलवार लेकर टेंट खोल कर बाहर जाता है। वो इधर उधर चल रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि पीछे कोई है। वो अपनी तलवार पीछे करता है, तभी उसकी तलवार से किसी और की तलवार टकराती है। अपना जो जाओ रहता है वो देखता है कि वहाँ पर वैन है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है वैन इतने नाइट में बाहर क्या कर रहे हो। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी। जो जाओ होता है फिर वो अपनी तलवार फिर अपने मयान में डालकर
अपने वैन की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है वैन और जाओ जिसू बाहर ही बैठे हुए थे। अपना जो वैन था वो मून की तरफ देख रहा होता है। अपना जो जाओ जिसू है वो वैन की तरफ देखने के बाद कहता है, तुम्हें अभी भी याद आती है योआन की? जो अपना वैन होता है उसकी आँखों में नमी भर जाती है और कहता है, अपनों को कोई इतनी जल्दी कैसे भुला सकता है, वो हर वक्त मेरे साथ था, हर वक्त। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है वो वैन के शोल्डर पर हाथ रख के उसे अपने थोड़े से क्लोज करके उसका सर अपने शोल्डर पे रखने के बाद उसके सर को सहला कर कहता है, युवान चाहता था कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें खुश रहना चाहिए। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है, फेक स्माइल ही, और कहता है मैं खुश ही तो हूँ। और ये कहते ही अपना सर जाओ के शोल्डर से हटा लेता है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो अपने वैन के दिल पर हाथ रख के कहता है, दिल दिल के अंदर खुशी लाओ, चेहरे पे नहीं। ये जो चेहरा है ना ये सब कुछ बयां तो करता है पर दिल की बातें ज़्यादा बयां करता है। और अभी जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हारा चेहरा बयां नहीं कर रहा है। चेहरे पे हंसी तो है पर दिल में आंसू। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तुम शायरी बोलने लग गए हो क्या? जो जालजूसा होता है वो कहता है, नहीं मैं शायर नहीं हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है, हाँ तुम शायर नहीं हो, तुम तो कायर हो। और ये कहते ही अपना वैन स्माइल करता है। जो जालजूसा रहता है वो कहता है, कायर? मैं कायर हूँ? जो अपना वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो जालजूसा होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, मैं जो वचन देता हूँ वो पूरा करता हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है, अच्छा तुमने तो कहा था कि तुम अपने भाई का मुझे अंगरक्षक बनाओगे, पर मैं कहाँ अंगरक्षक बन रहा हूँ तुम्हारे भाई का। जो जालजूसा होता है वो कहता है, गलती तुम्हारी थी, साथ ही तुमने फिक्स किया है, समझ गए? जो वैन होता है वो कहता है, अच्छा मैंने, तुम कैंसिल भी तो कर सकते थे। जो अपना जालजूसा होता है वो कहता है, मेरी माँ ना फांसी लगा लेती पर तुम्हारी माँ तो तुमसे पूछती, अगर नहीं करना हो तो मना कर देती। तुम्हारी माँ के फेस से भी देख कर लगता है कि वो अभी मुझे एक राजा की तरह ट्रीट करती है, अपने बेटे की तरह नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है, राजा हो तो राजा की तरह ही ट्रीट करेगी ना। जालजूसा होता है वो कहता है, अगर वो सच्ची में तुम्हारा पार्टनर मुझे मानती ना तो मुझे बेटी की तरह ट्रीट करती, राजा की तरह नहीं। तो अगर तुम अभी शादी कैंसिल भी कर दोगे ना तो तुम्हारी माँ तैयार रहेगी। जो अपना वैन रहता है वो जालजूसू की तरफ देख कर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं ये शादी कैंसिल कर दूँ? जो वैन होता है वो जालजूसू की तरफ ही देखने लगता है। जो जाओ होता है बात पलटते हुए कहता है, नाइट हो गई है, सो जाना चाहिए। और ये कहते ही वैन का हाथ पकड़ के उसे उठाता है। जो वैन होता है फिर अपने खेने में चला जाता है, खेना मतलब टेंट के अंदर चला जाता है एंड जाओ जिसू अपने टेंट में जाकर लेट जाता है, आंखें बंद करता है और अपने मन में ही कहता है कि मैं ये शादी अब चाह के भी नहीं तोड़ सकता। युवान से वादा किया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। अब जब मौत तुम्हारे पास आएगी तो सबसे पहले मुझसे लड़नी होगी। अभी जो हमारा वैन होता है वो अपनी आंखें बंद किया रहता है एंड वो जैसे ही आंखें बंद करता है उसे वो फूमोंग का चेहरा याद आता, युवान का मरता हुआ सीन याद आता, वो फिर उठ जाता। इन सब चीज़ों की वजह से वो सो ही नहीं पा रहा होता है एंड वो फूमोंग को ही खास कर देखता रहता है। उसकी ग्रीन आंखें, उसका वो ऐसे ना कि ब्लैक हॉट ब्राउन, मतलब एकदम डार्क ब्लैक हॉट, वो सिर्फ अपने फूमोंग के ही फेस को याद करता रहता है, सोचता रहता कि आखिरकार ये औरत है कौन, ये चाहती क्या है। अब ये एक जगह जहाँ पर वैन फूमोंग के बारे में सोच रहा होता है, वहीं दूसरे जगह जाओ जिसू भी फूमोंग के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि जाओ जिसू को पता है कि जो स्टैचू वाला जो कर्ज दिया गया है वो फूमोंग ने ही दिया गया है और फूमोंग वैन के पीछे भी पड़ी है, ये जानता है अपना जाओ जिसू। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाए जाते हैं। जो अपने वैन और जाओ रहते हैं वो उठ जाते हैं, जो अपनी यूज़ हुई रहती है एंड काउ विनिंग वो भी उठ गए होते हैं। अभी चारों के चारों एक जगह पे खड़े थे। जो अपना काउ विनिंग होता है वो कहता है, मैं नदी ढूंढ के आता हूँ,
कि हम पीना और खाना कर सकें। जो यूजुई होती है वो कहती है तो मैं जंगलों में फल फ्रूट ढूंढने जाऊं। जो अपना काऊ वेनिंग होता है वो कहता है तुम अकेले जाओगी। जो अपनी यूजुई होती है वो कहती है तो क्या कोई टेंशन है कि मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती। जो काऊ वेनिंग होता है वो कहता है नहीं राजकुमारी ऐसी बात नहीं है। जो यूजुई होती है वो कहती है राजकुमारी हाँ मैं मरी जाऊँ तो यहाँ पे ठीक है। जो काऊ वेनिंग होता है वो कहता है ऐसा मत बोलिए। जो अपनी यूज़ हुई होती है वो कहती है लाख बार बोल चुकी हूँ कि राजकुमारी मत बोला करो मुझे। जो अपना काऊ वेनिंग होता है वो कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो यूज़ हुई होती है वो कहती है बार बार एक ही डायलॉग चेपते रहते हो ठीक है आज से मैं भी तुम्हें राजकुमार कहूँगी। जो काऊ वेनिंग होता है वो कहता है मैं राजकुमार नहीं हूँ परंतु यूजुई जो होती है वो कहती है पर मैं कहूँगी राजकुमार राजकुमार। जो अपना काऊ वेनिंग होता है वो इरिटेट हो जाता है लाइक इरिटेट नहीं बट उसे अच्छा नहीं लगता है। अभी जो अपने वैन और जाओ है वो स्माइल करते हैं। अभी जो वैन होता है वो कहता है एक काम करते हैं मैं और यूजुई फल फ्रूट तोड़ने चले जाते हैं और आप और काऊ वेनिंग वो पानी लेने चले जाइए। जो जाओ जिसो होता है वो काऊ वेनिंग की तरफ देखता है फिर वैन की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाता है। अभी ये दोनों ना अलग अलग टीम में डिवाइड हो गए होते हैं और वो सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जो अपनी यूजुई होती है वो वैन के साथ थी। जो यूजुई थी वो स्माइल करके कहती है एक बात पता है आपको वैन। जो वैन होता है वो यूजुई की तरफ देखकर कहता है जो यूजुई होती है वो कहती है मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी जंगल का फ़ायदा उठा रही होती। जो वैन होता है वो कहता है कैसा फ़ायदा। जो अपनी यूजुई रहती है वो कहती है अपने होने वाले पति के पास जाकर। जो अपना वैन होता है यूजुई की तरफ देखने लगता है। जो यूजुई होती है वो कहती है इतना शरीफ कोई नहीं होता मतलब 6 दिन का मौका मिला है जिसमें से एक दिन तो चला गया ऐसे ही अभी 5 दिन बाकी है। मैं तो कितना इन्जॉय करती हूँ आप जानते भी नहीं। जो अपना एनकेजिंग होता है वो कहता है पर मुझे ये इन्जॉय नहीं करना है। जो अपनी यूज़ होती है वो कहती है कि आपने उनसे प्रेम विवाह नहीं किया है क्या। जो अपना वैन होता है वो यूज़ की तरफ देख कर कहता है ये प्रेम विवाह नहीं है। जो अपनी यूज़ होती है वो कहती है पर ये विवाह तो है ना। वो आप दोनों एक पवित्र रिश्ते में बंधने वाले हैं तो उस रिश्ते के तौर से आप अभी कुछ भी कर सकते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। जो यूज़ होती है वो कहती है अच्छा आप यहाँ का नियम मानना चाहते हैं कि 5 महीने तक अपने पति के आसपास भी नहीं भटकना है। पर ये तो उन लोगों के लिए होता है जो डिवोर्स कर सकते हैं। पर आप दोनों को देख कर लगता है कि आप दोनों का रिश्ता अटूट है आप कभी भी कुछ नहीं करने वाले। जो वैन होता है वो कहता है यूजुई जो फल फ्रूट है हम वो तोड़ लें। जो यूजुई होती है वो मुंह फुला के कहती है क्यों नहीं। और ये कहते ही वो फल फ्रूट तोड़ने लगती है। अभी थोड़ी देर बाद में वो चारों के चारों एक जगह पे आते हैं जहाँ पे उनका टेंट लगा हुआ था। जो काऊ वेनिंग होता है वो कहता है पानी काफ़ी दूर है मैं सिर्फ पानी पीने के लिए लाया हूँ मैं और राजकुमार। जो अपना जाओजिसो होता है काऊ वेनिंग की तरफ देखता है। जो काऊ वेनिंग होता है वो आगे बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अब हम बाद में वहीं पे अपना खेना ले जाएंगे और वहीं पे नहा वहा लेंगे फिर आगे से वहाँ से सफ़र कंटिन्यू करेंगे। जो यूज़ हुई होती है वो कहती है बिना है खाना खाना पड़ेगा। जो अपना काऊ वेनिंग होता है वो कहता है अगर तुम स्लेयर बनोगे तो 5-6 दिन तक तुम्हें नहाने को भी नहीं मिलेगा। जो यूज़ हुई होती है वो कहती है ओके। ये कहते ही वो जो फल फ्रूट होता है वो उसे फिर काटने लगती है अपने तलवार से ही। जो अपना काऊ वेनिंग होता है वो कहता है ये डीमनों को मारने की तलवार है। जो अपनी यूज़ हुई होती है वो कहती है हाँ राजकुमार मैं जानती हूँ। ये अब सब्जियों को काट रहा है सॉरी फल फ्रूट को काट रहा है। जो काऊ वेनिंग होता है वो फिर अपने जेब से खंजर निकालते हुए कहता है इससे काट लो। जो यूज़ हुई होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड फिर बाद में वो जितने भी फल्स होते हैं उन्हें चॉप करती है। जो अपने वैन जाओ और काऊ वेनिंग और यूज़ हुई होते हैं कुल्ला करके फिर वो खा लेते हैं। फिर अपना जो खाना होता है वो आगे की तरफ ले जाते हैं। सारे सामान को पैक करते हुए जा रहे होते हैं। वैन भी चल रहा होता है उसकी नज़र जाओ जिसमें पड़ती है एंड उसे यूजुई की बातें याद आती है। वैन के जिंग अपना फेस फिर टर्न कर लेता है एंड अब वो सारे के सारे लोग पानी के पास पहुंच गए होते हैं। अपना जो काऊ वेनिंग था वो फिर बाद में एक कपड़े से पर्दा लगा देता है अपनी यूजुई के नहाने के लिए कि यूजुई एक लड़की है एंड यूजुई को अनकंफर्टेबल फील होता है इसलिए ये कर दिया गया था। यूजुई अरे प्यार से नहा रही होती है। जो अपना काऊ वेनिंग था वो ऐसे ही बैठा हुआ था। फिर बाद में जो अपना काऊ वेनिंग होता है
यूजुई के नहाने के बाद कह देता है कि आप दोनों नहा लीजिए, फिर मैं नहा लूँगा। अभी जो अपने वैन और जाओ रहते हैं वो अलग अलग साइड में रहते हैं, लाइक बीच में पर्दा है एंड वो अलग अलग साइड में नहा रहे होते हैं। जो अपना वैन केजिंग था वो चुपचाप ऐसे ही नहा रहा होता है, ना कुछ ध्यान में था उसके। और जो अपना जाओ जो था वो भी ऐसे ही नहा रहा होता है। जो अभी अपने वैन केजिंग रहते हैं ना, उनको पता नहीं रहता है कि पानी के अंदर जो अपना वो लीच होता है ना, वो था जो उसके पाँव को पकड़ लेता है। वैन थोड़ा सा घबरा जाता है एंड वो पर्दे को हाथ में ले लेता है, जिस वजह से वो पर्दा नीचे गिर जाता है। जाओ जिसू जो अभी उठा था उसका ऐसा ना बैग दिख रहा होता है। वैन केजिंग जब चिल्लाता है तो अपना जाओ जिसू नीचे हो जाता है एंड कहता है ये क्या हरकत है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है मैंने जानबूझ के पर्दा नहीं तोड़ा, मेरे पाँव में वो लीच चिपक गया है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है लीच से जल्दी निकालना पड़ेगा, ये खून चूस लेगा तुम्हारा। और ये कहते ही अपना जाओ जिसू वैन के पास आने लगता है। जो वैन रहता है वो कहता है मैंने कपड़े नहीं पहने, मेरे पास मत आओ। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है कम ऑन यार। और ये कहते ही अपने वैन केजिंग के पाँव को पकड़ के वो जो लीच होता है वो उठा के पानी से फेंक देता है और अपने वैन का शोल्डर पकड़ता है एंड कहता है तुम ठीक हो। जो वैन था वो नेगेट था, जाओ जिसू भी नेगेट था, बट वैन को बड़ा अजीब लग रहा होता है। वैन जाओ जिसू से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, लाइक शोल्डर पे जो हाथ रखा है वो हटाते हुए कहता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और ये कहते ही जो कर्टन्स होता है जो लगाया था अपने काउ वेनिंग ने, वो उसे लपेट कर पानी से बाहर चला जाता है। जाओ जिसू तो बस देखता रह जाता है कि इससे क्या हुआ। फिर जाओ जिसू भी अपने पानी से बाहर निकल जाता है। फिर बाद में अपना काउ वेनिंग भी नहा लेता है। अभी ये जो लोग होते हैं अपना सफ़र ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जिस माउंटेन में उन्हें पहुंचना होता है वो उस माउंटेन पे पहुंच जाते हैं। अब उनको आने में 3 दिन लगा था तो जाने में भी 3 दिन ही लगेगा, जैसे वो सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। वहाँ पे नाइट भर स्टे करने के बाद मॉर्निंग में वो फिर चारों के चारों वापस से निकल जाते हैं। फिर वो 6th डे पे फाइनली अपने वापस एकेडमी पहुंच गए होते हैं। एकेडमी पहुंचने के बाद उन चारों का स्वागत किया जाता है। जो यूजुई थी बहुत खुश थी एंड कह रही होती है कि उसने तो बहुत इंजॉय किया। वो हांगलुंग से ये सब बातें बता रही होती है। ये अपने वैन और जाओ को एक दिन के लिए आराम को कहा जाता है, बिकॉज जो नेक्स्ट डे होता है उनको फिर हाथ बंद करके एक साथ में रहना पड़ेगा। जो अपनी लुवो होती है वो अपनी साफ से पूछती है कि आखिरकार इनको 2 दिन तक हाथ बंद करके क्यों रहना पड़ेगा। जो अपनी साव होती है वो कहती है कि इन चीज़ों से इनको सिचुएशन को हैंडल करना आएगा कि पार्टनरों की बातें कैसी सुनी जाती है। क्योंकि गाइस अगर हमारा हाथ बंद रहा, मुझे लेफ़्ट जाना है, अगर मेरे पार्टनर को राइट जाना है, तो हम दोनों के बीच में कैसी लड़ाई हो जाएगी कि नहीं नहीं यही जाना है, फिर वो बोलेगा वहाँ पे जाना है। तो ये एक सिचुएशन हैंडल करने के लिए ऐसी ही रस्म रखी गई है। अभी जैसे ही मॉर्निंग होता है अपने वैन और जाओ का हाथ बांध दिया जाता है। अभी जो मॉर्निंग होता है तो अपने वैन को नहाना होता है, जाओ को भी नहाना होता है, क्योंकि वो मॉर्निंग में ही हाथ बांध दिए होते हैं उनका। जो वैन और जाओ होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जो वैन और जाओ होते हैं फिर साथ में कहते हैं मुझे नहाना है। जो वैन और जाओ के एक दूसरे को देखने के बाद अपना जो जाओ जिसो होता है वो कहता है अच्छा पहले तुम नहा लेना, मैं गेट के ही बाहर रहूँगा, फिर मैं नहा लूँगा, ठीक है। जो अपना वैन केजिंग है वो हाँ में सर हिलाता है। अब जो वैन केजिंग होता है वो नहा रहा होता है एंड उसका गेट के बाहर अपना जाओ जिसो आंखें बंद करके खड़ा है एंड वैन केजिंग बड़े प्यार से नहा वहाँ के बाहर आ जाता है एंड बाहर आने के बाद जाओ जिसो अंदर चला जाता है। जो अपना वैन केजिंग था फिर वेट कर रहा होता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है जाओ जिसू तुमने नहा लिया। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है अभी तो गया हूँ मैं। जो वैन होता है वो कहता है कितने लेट तक नहाते हो। जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है मैं ऐसे ही नहाता हूँ। जो वैन रहता है वो कहता है तो जल्दी नहा लो। जो जाओ जिसू रहता है वो एक अजीब सा फेस बना के मन में ही कहता है कि खुद आधे घंटे तक नहा रहा था तो मैंने कुछ नहीं कहा, अगर मेरा 10 मिनट हो गया तो उसमें ही चिल्लाने लगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। जाओ जिसू फिर बेचारा जल्दी से नहा कर आ जाता है। अभी वो दोनों के दोनों खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद वो गार्डन में ऐसे ही टहलने लगते हैं। जो अपना वैन रहता है वो कहता है कि मुझे तलवारबाजी करनी है। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है पर मैं भी थक चुका हूँ,
मुझे नहीं करना है। जो वैन रहता है वो कहता है पर मुझे तो करनी है ना। जो जाजसू था वो कहता है पर मैं तो थक चुका हूँ। देखो मैंने तुम्हें पहले नहाने दिया ना, तो तुम अभी मेरी बात मानो, हम बाद में तलवारबाजी कर लेंगे। जो अपना वैन रहता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे अभी करना है। जो जाजसू होता है वो कहता है बहुत हो गया वैन, तुम लड़कियों जैसे जिद कर रहे हो। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है लड़की मैं नहीं तुम हो, मुझे तलवारबाजी करनी है। जहाँ जिसू और वैन केसिंग इसी बात पर नोक झोंक करने लगते हैं। जो लूवो रहती है वो ये देखकर हंस रही होती है। पास में गाँवचन आते हैं और कहते हैं बड़ी हंस रही हो। जो लूवो रहती है वो कहती है इन दोनों को देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। जब मेरे भैया और भाभी की शादी हुई थी ना, तभी भी यही सब तमाशे हुए थे। मेरे बेचारे भैया भाभी के हाथ से पहले दिन में ही मार खा लिए थे। वैन और जाओ तो अभी शांत थे, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। आचन होते हैं वो कहते हैं तुम भूल रही हो, तुम्हारी भी शादी होना है, तो ऐसा ना हो तुम्हारी शादी में भी तुम्हें मार पड़े। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है मेरी शादी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। ये कहते ही जो अपनी दुपसा होती है लुवो की तरफ देखती है। लुवो जो अपने वैन और जाओ को ही देख रही होती है, टुकर टुकर लाइक देख रही होती है कि कैसे लड़ रहे हैं यार। वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बाई और लीवो आते हैं और कहते हैं ये ऐसे क्यों लड़ रहे हो तुम। जो अपना वैन होता है वो कहता है बाई से, क्योंकि बाई तलवार चलाना सिखाता है ना, कि भाई सर देखिए ना मुझे तलवार सीखना है, मैं चलाना चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तलवारबाजी करना चाहता हूँ, बट जाओ जिसो करने ही नहीं दे रहा। जो अपना जाओ जिसो होता है फिर वो अपने लियो से कहता है, अपना सॉरी लिबू से कहता है कि सर मैं थक चुका हूँ, कल जंगलों में रहा हूँ, मेरी आदत नहीं है, बैक दर्द हो रही है, बस इसके कहने से मैं बाहर ताज़ी हवा लेने आ गया, मैं तो बस रेस्ट करना चाहता था, तो सर मैं नहीं करना चाहता। जो अपने भाई और लीवू होते हैं एक दूसरे की तरफ ही देखने लगते हैं। एंड वैन और जाओ शिकायत के पुल बांध रहे होते हैं। जो अपने वैन और जाओ रहते हैं वो शिकायत के अभी भी पुल बांध रहे होते हैं। जो भाई रहता है और लीबू वो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि चलो कैंटीन एरिया में कुछ खाने चलते हैं। और ये कहते ही वो दोनों के दोनों कट लेते हैं। जो अपना भाई होता है वो कहता है अच्छा आइडिया दिया। जो लीबू होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे लिए भी ज़रूरी था। हाँ कितना चिल्लाते हैं यार, कैसे रहेंगे साथ में। और ये कहते ही वो दोनों अपने कैंटीन एरिया में चले जाते हैं। होता है वो कहता है जाओ जिसो मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि मुझे प्रैक्टिस करने दो। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है मैं भी लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि मुझे बस आराम करने दो। जो वैन होता है वो कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। और ये कहते ही तलवार निकाल लेता है और कहता है जो जीता वही, जो चाहेगा वो होगा। जो अपना जाजिस होगा वो कहता है मैं आराम ही करना चाहता था, तलवारबाजी करेंगे तो तुम्हारा तो शौक पूरा हो जाएगा, फिर मैं तो आराम नहीं कर पाऊंगा ना। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये बोलो ना कि राजा जी डर गए। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है कि राजा जी नहीं डरते। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो आजमा लेते हैं। जो जाजिस रहता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जाल में मैं नहीं फंसूंगा, क्योंकि तुमने कहा ना राजा जी राजा हूँ मैं, इतना तो जानता हूँ कि षड्यंत्र कैसे बनाया जाता है। जो अपना वैन होता है वो अपने वेपन को अंदर करके मन में ही कहता है ये तो मेरा प्लान जान गया, मुझे तलवारबाजी करनी है। फिर वो जैसे ही कुछ बोलता है वहाँ पर अपना काऊ वेनिंग आकर कहता है क्या चल रहा है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है मुझे आराम नहीं करना, मुझे तलवारबाजी करनी है, बट इन्हें आराम करना है। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है काऊ वेनिंग मैं थक चुका हूँ, तुम जानते हो कि जंगलों में कैसी हालत हो गई है मेरी। जो अपना काऊ वेनिंग होता है वो जाजिस से कहता है कि एकदम सही बोल रहे हैं। फिर काऊ वेनिंग वैन केजिंग से कहता है कि आराम करने दीजिए ना, वो जंगलों में रहने की उनकी आदत नहीं है ना। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है हाँ जैसे मैं मोगली हूँ, मैं तो जंगलों में ही रहता हूँ, मैं जंगलों में नहीं रहता, जंगलों में वूसी अच्छे से सर्वाइव कर सकता था। उसने मेरे से बहुत बार कहा था कि जंगल उसका घर है, वो जंगलों में ही रहता है। अभी जो अपना वैन केजिंग है वो वूसी की ही बातें करने लगता है। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वूसी का धोखा उसे याद आ जाता है। और वूसी नहीं भी रहा इस बात का उसे हर्ट भी होता है कि वो बात भी नहीं कर सका उससे। जो अपना जाजिसो होता है एक गहरी सांस लेने के बाद वैन केजिंग के पास जाके उसके सर को अपने शोल्डर पर रख कर उसे रोने देता है। जो अपना वैन केजिंग था फिर अपनी आंसू साफ कर लेता है और कहता है ठीक है
हम आराम ही करते हैं। जो अपना जाजूसू रहता है वो कहता है नहीं हम तलवार चला लेते हैं। जो वैन रहता है वो कहता है नहीं मुझे आराम करना है अब। जो जाजूसू रहता है वो कहता है नहीं तुम्हें तलवार चलाना था ना, तलवार चला लेते हैं। अब वैन और ज़ो का इस बात पे बहस स्टार्ट हो जाता है। जो कावेनिंग होता है वो धीरे से ही कहता है इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है कि लड़ने दो इन दोनों को। अभी हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है। जाओजिसु जो सो रहा होता है तभी अचानक से वैन उसे उठाता है। जो जाओजिसु रहता है वो कहता है हाँ हाँ वैन। जो वैन रहता है वो इशारा करता है कि वो उसे वॉशरूम आई है, तो अपना जो जाओजिसु रहता है वो वैन को वॉशरूम में छोड़ देता है। लाइक वहाँ पे ऐसे ही बैठ जाता है। वैन केजिंग अपना फ्रेश होने के बाद लाइक वॉशरूम करने के बाद अपना हाथ धो लेता है एंड जाओजिसु की तरफ देख कर स्माइल करके शुक्रिया कहता है। जो अपना जाओजिसु रहता है वो कहता है थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कहते ही उसे वापस बेड पर ले जाता है। लाइक वो दोनों बेड पे जाते हैं और अपने अपने साइड में सो जाते हैं। अभी जो अपना जाओजिसु है ना उससे वॉशरूम लग जाता है। वो उठता है एंड अपने वैन केजिंग को जगा रहा होता है, बट वैन केजिंग जग ही नहीं रहा होता है। जाओजिसु कहता है वैन उठ जाओ मैं तुम्हारे समय उठा था, बट वैन केजिंग उठता ही नहीं है एंड बेचारा जाओजिसु को अपना प्रेशर रोक के ऐसे ही सोना पड़ता है। जब मॉर्निंग में आंखें खुलती है वैन की तो जाओजिसु फटाफट उसे वॉशरूम में ही ले जाता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है मैं नींद में था। जो अपना जाओजिसु रहता है वो कहता है और मैं नींद से उठ के तुम्हें नाइट में वॉशरूम ले गया, पर तुम मेरे समय उठे ही नहीं, कितने गंदे हो तुम, तुम्हें पता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है ओहो ओके ओके ज़्यादा रिएक्ट मत करो, नहीं उठा, नहीं खुली नींद में, थक चुका था। जो अपना वैन केजिंग होता है वो फिर अपनी फेस ऊपर की तरफ कर लेता है लाइक कि नहीं उठा ना। जो अपना जाओजिसु रहता है वो कहता है यार तुम सच्ची में बहुत नाटक करते हो, पता नहीं योहान तुम्हें कैसे झेलता था। अभी जो जाओजिसु रहता है वो ये बात कहने के बाद खुद रियलाइज़ करता है कि यार वैन को योहान की याद दिला दी। जो अपना वैन होता है वो कहता है योहान सच्ची में उसकी तरह मुझे कोई नहीं झेल सकता, वो सबसे सबसे अच्छा था, एकदम काइंड हार्टेड। जो अपना जाओजिसु होता है वो वैन के पास जाके उसके सर पे अपना सर रखता है एंड कहता है तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा, और वो भी बहुत अच्छा था, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तो तुम उसे याद करते हो वो भी तुम्हें याद करता होगा। अब तो उसकी अगली जन्म भी हो गई होगी, तुम जानते हो ना रिसाइकल, मरने के बाद लोग दूसरी शरीर ले लेते हैं जब तक उनका 7 जन्म ख़त्म ना हो जाए। जो अपना जाओजिसु रहता है वो फिर सर से अपना सर हटाता है। जो वैन केजिंग रहता है फिर स्माइल करता है। जो जाओजिसु रहता है मूड लाइट करने को कहता है आज पहले मैं नहाऊंगा। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है नहीं पहले मैं नहाऊंगा। जो जाओजिसु होता है वो कहता है नहीं पहले तो मैं नहाने वाला हूँ। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है अरे मैं नहाऊंगा। अभी जाओजिसु और वैन केजिंग ऐसे ही लड़ने लगते हैं और जाओजिसु जानबूझ के लड़ रहा होता है ताकि वो बात को ना डिस्ट्रैक्ट कर सके। जो जाओजिसु होता है ऐसे नाटक करता है कि मैं तो जा रहा हूँ एंड ये कहते ही उसे आगे की तरफ करता है। जो अपना वैन रहता है वो कहता है अच्छा अपना प्रेशर दिखा रहे हो, और ये कहते ही अपना ऐसे ना जो हाथ बांधा हुआ था उस ऐसे उस हथकड़ी कह देती है उस हथकड़ी को पकड़ के अपना तरफ खींचता है। तो जाओजिसु अपने वैन की तरफ जाने लगता है एंड उन दोनों की लिप्स जो होती है वो मैच हो जाती है। जो अपना वैन केजिंग था उसकी आइज़ ओपन रह जाती है। जो जाओजिसु रहता है वो बहुत ही गिल्टी फील करता है कि यार क्या कर दिया उसने, एंड ये कह के वो उठने वाला था तभी जो वैन केजिंग होता है वो उसे किस कर लेता है। लाइक लिप्स टच तो हुआ है बट एक बाइट होता है या फिर शक होता है वो तो कोई इंसान खुद ही अपने मर्जी से करता है, अपना वैन वही कर लेता है। फिर वो रियलाइज़ करता है कि उसने क्या कर दिया। जाओजिसु भी एकदम फ्रीज हो गया होता है। अब इस चीज़ की वजह से दोनों के दोनों अजीब से माहौल में फंस गए होते हैं। वैन केजिंग तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा होता है। ये दोनों ऐसे ही कैसे ही रह जाते हैं और एक दिन और बीत जाता है, उनका हथकड़ी भी खुल जाता है। अब ना इनको ले जाया जाएगा वॉर्म ट्री के पास जहाँ पे ये उनका पूजा कर सके, लाइक उनका आशीर्वाद ले सके। ये जो खास लोग होते हैं वही वहाँ पर जाते हैं जिन पे विश्वास होता है
कि हाँ ये गद्दार नहीं होंगे, सब जाके वहाँ पे पूजा नहीं कर सकते हैं। जो अपने वैन और जाओ रहते हैं नेक्स्ट डे उनको वहाँ पे ले जाया जाता है और अपनी लुओ को नहीं ले गए होते हैं। साव गई होती है प्रोटेक्शन के लिए, बट लुओ को लेके नहीं गए होते हैं क्योंकि लुओ डीमन है। किस मतलब अपनी यूई हांग को अभी भी ट्रस्ट इशू है लुई पे कि कुछ गड़बड़ कर देगी, इसलिए वो लेकर नहीं गई होती है। अभी 3 दिन के सफ़र के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो अपना वन रहता है, जैसे ही वो अपने गाड़ी से कदम नीचे रखता है, लाइक जो बग्गी था उससे कदम नीचे रखता है, तो उसे एक अजीब सी फील होती है। हमें वॉर्म ट्री को दिखाया जाता है जिसको हवा से उसकी जो लत्तियाँ होती है वो उड़ रही होती है। वैन केजिंग को एक अजीब सी फीलिंग होती है ना, वो आने लगती है। जाओ जिसू वैन केजिंग की तरफ देख कर कहता है, क्या हुआ वैन? जो वैन होता है वो ना में सिर हिलाता है एंड फिर बाद में आगे जाने लगता है। अभी वो सभी अंदर आ गए होते हैं। जो अभी सब नहीं आए हैं, अपनी दुपुशा वैन और जाओ आए होते हैं। जो अपनी दुपुशा रहती है वैन और जाओ को थोड़ा आगे पुश करते हुए कहती है, जाओ इनके आशीर्वाद ले लो। जो वैन केजिंग होता है वो उस ट्री को देखने लगता है, उसे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है उस ट्री से। जो अपना जाओ जिसे भी वैन के फेस के इंप्रेशन को देखकर समझ रहा होता है। वैन और जाओ फिर उस ट्री के पास जाते हैं। पहले तो उस ट्री पे ऐसे ना झुक कर ग्रीट करना है, अपने सर को ज़मीन पे टिकाना है, उस मिट्टी को टच करना है अपने सर से। वैन केजिंग ये कर लेता है एंड जाओ जिसो भी फिर उस ट्री को हग करना होता है। अपना जो जाओ जिसो था उस ट्री को हग करता है एंड शुक्रिया कहता है रक्षा करने के लिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो डीमनों को कमज़ोर करती है, बाकी तो उनके पास कुछ नहीं है। जो अपना जाओ जिसो है वो ये करने के बाद साइड हो जाता है। जो वैन केजिंग होता है वो उस ट्री को हक करने जाता है एंड वैन केजिंग उस ट्री को जब हक करता है उसके दिल में एक इतनी अजीब सी फीलिंग्स आती है, लाइक वो फीलिंग्स को बयां भी नहीं कर पा रहा होता है। गला सूख रहा होता है, उसे रोना आ रहा होता है। जो दुपुसाव रहती हैं जाओ जिसो वो यही देख रहे होते हैं। अचानक से जो पेड़ की जो होते हैं ना लत्तियाँ, जो डंडी होती है बड़ी बड़ी, वो अचानक से उड़ कर आती है एंड वैन केजिंग को ऐसे लपेट लेती है जैसे कि उस पेड़ ने वैन केजिंग को हक किया हो। उस पेड़ की टहनियों को टच होने के बाद अपना जो वैन केजिंग है जिसकी आंसू अभी आंखों में ही थी वो नीचे गिरने लगती है, वो रोने लगता है, आंसू नीचे गिर रही होती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो जो पेड़ है उस आंसू को ले रहा है अपने अंदर, जैसे कि उसको शांत करवा रहा हो। जो दुपुसा होती है वो ये देखकर स्माइल करती है, उसे एक अजीब सी इमोशनल टच मिलती है ये सब देखकर। तो अपना दुपुसा होती है फिर अपने वैन के पास जाके उसके शोल्डर पे हाथ रखती है एंड कहती है, क्या तुम ठीक हो? जो अपना वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो अपनी दुपुसा रहती है वो कहती है, जब भाभी यहाँ पे आई थी तो वो भी रो पड़ी थी, क्योंकि ये पेड़ ही तो है जो हमारी रक्षा करता है, तुम भी इसी वजह से रो रहे हो। जो वैन होता है वो हाँ कह देता है, बट उसे नहीं पता कि वो रो क्यों रहा है। अभी जो अपनी दुपुसा और जाओ से रहते हैं वो उधर ही रहते हैं। वैन केजिंग उस पेड़ की तरफ ही देख रहा होता है। दुपुसा और जाओ जिसू और वैन केजिंग को कहती है कि तुम बैठो, तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, इसी पेड़ का पानी जो तुम्हें पीना पड़ेगा। जो अपने वैन और जाओ रहते हैं वो ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं। जो अपना वैन रहता है उस पेड़ की तरफ देखकर ही कहता है, क्या कोई रिश्ता है क्या तुमसे मेरा? जो जाजूस होता है वो कहता है वैन से, वैन तुमने कुछ कहा? जो वैन होता है वो नाम में सिर हिलाता है जाजूसू, बट उसी पेड़ को देखने लगता है क्योंकि वैन उसको बहुत ध्यान से देख रहा होता है। वैन केजिंग फिर मन में कहता है, फीलिंग कैसी मैं समझ नहीं रहा हूँ, दिल बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या कहूँ कैसा लग रहा है, तुम हो कौन? आखिर यहाँ पे क्या शक्ति है जो मुझे एक ऐसी फील दिला रही है जो मैं अपने लफ्ज़ों से बयां भी नहीं कर सकता। अभी एक तेज़ हवा चलती है एंड वैन केजिंग को ऐसा फील होता है कि जो हवा है वो उसके गालों को पकड़ी हुई है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो अपने गालों को टच करता है, वहीं पे तभी दुपुशा आती है एंड कहती है, वैन तुम्हारे गाल
जल रही है क्या। जो अपना वैन होता है वो नाम में से हिलाता है। दुपुसाव फिर वहाँ पे वो पानी रखने के बाद उन्हें पानी पीने को कहती है और वो दोनों वो पानी पी लेते हैं जो वर्म ट्री के वही पत्तों से किया हुआ था। दुपुसाव रहती है, वो कहती है अच्छा हम चलते हैं, सफ़र काफ़ी बड़ा है, समझते हो ना तुम। जो अपने वैन और जाओ होते हैं वो हाँ में सर हिलाते हैं। अभी वैन और जाओ वहाँ से जा रहे होते हैं। वैन बार बार मुड़ के उस पेड़ को ही देख रहा होता है। वैन को एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है पेड़ के पास, जैसे कि पेड़ के पास कोई खड़ा हो और उसे देख रहा हो, गोल्डन चमक वाला। जो अपना वैन होता है वो उधर ऐसे ध्यान से देखने लगता है। दुपुसाव जो होती है वो कहती है क्या हुआ वैन। जो अपना वैन होता है वो कहता है वहाँ पर कोई है। जो दुपुसाव होती है वो कहती है वहाँ पे कोई नहीं है, सब बाहर ही रक्षा कर रहे हैं, तुम चलो। जो वैन होता है वो जाने लगता है, बट उससे ऐसा लगता है कि वो पर्सन जो देख रहा था उस समय वो अभी भी उसे देख रहा है। अभी वो सारे के सारे फिर घर की तरफ चले जाते हैं, अकेडमी की तरफ। वैन जा रहा होता है एंड बहुत ही तेज़ हवा आ रही होती है। जो वर्म ट्री का जो पत्ता है ना वो उड़ रहा होता है और वो उड़ते उड़ते वैन के पास चला जाता है। वैन के जो कपड़े होते हैं उसके अंदर फंस जाता है। वैन और जाओ जब घर पहुंच जाते हैं, वैन की जिंग फिर नहाने जब जाता है, जब कपड़े खोलता है तो वो देखता है कि वही वैसे ना वर्म ट्री का पत्ता उसके पास में है। वैन गेजिंग स्माइल करके उसको अपने हाथों में फोल्ड करके अपने दिल के पास लगा के रख लेता है। नेक्स्ट डे जब हो जाती है तब वहाँ पे फंक्शन रहता है जहाँ पे सब तलवारबाजी करेंगे। लाइक पुराने ज़माने में तो यही होता था तलवारबाजी वाला। काफ़ी लोग डांस करेंगे। आज शादी नहीं था, आज बस मस्ती था। नेक्स्ट डे को शादी था। जो अपने सारे लोग होते हैं वो बहुत ही मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत ही मज़ा कर रहे होते हैं। अभी हॉल में शादी जो बोलते ना कि हॉल में डांस हो रहा होता है। जो अपनी फेरी रहती है वो अपने वैन के पास आके उसके गाल पर हाथ रख के उसके सर पे अपना सर रख कर कहती है शादी मुबारक हो बेटा, तुम्हारी शादी जल्दी होने वाली है, तुम राजा बनने वाले हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है राजा बनने के लिए शादी नहीं की थी। जो फेरी होती है वो कहती है किस रीज़न से भी शादी की थी, पर अब तो होने वाली है। जो अपना जाजूसू होता है वो कुछ नहीं कहता है। जो अपना रॉन्ग जुबान होता है वो उधर आता है एंड वैन केजिंग को कंग्रेट्स कहता है। जो फेरी होती है अब वैन और जाओ को जिद करती है कि वो भी जाके डांस करें। वैन और जाओ मना कर रहे होते हैं, बट उनको ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है। जब सब फोर्स करते हैं तो जो अपने वैन और जाओ होते हैं फिर वो डांस कर रहे होते हैं। ये कपल डांस होता है। वो वैसे ही कपल डांस कर रहे होते हैं और ऐसे ही वो शांत रहते हैं। तभी जो अपना मूशू होता है वो सेंसन के पास जाकर अपने हाथ आगे करता है। सेंसन ऐसे रिएक्ट करता है कि नहीं यार, बट वो उसे ले जाता है। जो अब मूशू और सेंसन होते हैं वो भी डांस करने लगते हैं। अपनी जो दुपुसाव रहती है वो स्माइल करके लुबो से परमिशन भी नहीं लेती, उसका कमर पकड़ के वहाँ पे डांस फ्लोर पे ले जाती है एंड उसके साथ डांस करने लगती है। जो होती है उसको भी डांस करने का बहुत शौक होता है। वो अपने होंगलुंग को फिर ले जाती है वहाँ पे डांस करने के लिए कि चलो तुम मेरे साथ डांस करो। तो होंगलुंग उसके साथ डांस करने चली जाती है। जो गुजियान थी वो बैठे बैठे ये सब देख रही होती है एंड कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती है। वो शादी के ऑलमोस्ट फंक्शन में अटेंड नहीं हुई थी, बट वो दूर से सब कुछ देखती रहती थी। जो अपना रोंगजुआन होता है वो अपने गु मिंगम्यांग एंड अपने रुयू को जिद करता है कि तुम भी डांस करो। वो दोनों मना करते हैं, बट ज़बरदस्ती उनको फ्लोर पे भेज दिया जाता है। फिर किन्हुआजांग खुद अपनी वाइफ के साथ डांस करने लगता है। जो किन होता है वो ये सब देखता है एंड वो अपनी जूली से डांस करने का कहता है। जो जूली रहती है वो कहती है बेटा मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मैं डांस नहीं कर सकती। वो काउवेनिंग है ना, उसके पास जाओ। जो अपना किन होता है फिर हाँ में सर हिला के काउवेनिंग से डांस का बोलता है। जो काउवेनिंग रहता है अपने किन को मना नहीं कर पाता क्योंकि किन छोटा है एंड वो राजा भी है, इसलिए अपना काउवेनिंग फिर किन के साथ डांस करने लगता है एंड किन बड़ा स्माइल करके डांस कर रहा होता है। अभी जो अपना गावचोन रहता है वो अपने लीबू
और भाई को देखकर उन दोनों को धक्का दे देता है कि तुम दोनों भी डांस करो। वो बोलते हैं कि यार हम लड़के हम एक साथ में डांस नहीं करेंगे, हमें पसंद नहीं आएगा। बट जो अपना गावचन होता है वो कहता है कि अगर डांस नहीं किया ना तो इस बार सैलरी कम दूंगा। अब वो दोनों के दोनों बेचारे डांस करने लगते हैं। गावचन जो हंस रहा होता है। अभी फेरी और अपने रोंग जुआन भी डांस करने लगते हैं। सारे के सारे डांस कर रहे होते हैं। सियालांग और अपना जो चैंगलिंग रहता है वो भी फिर डांस करने लगते हैं। और जा जिसू जो एक दूसरे की आंखों में देखकर अभी भी डांस कर रहे होते हैं। वैन केजिंग अचानक से जा जिसू के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है और उसके बहुत क्लोज आया रहता है। जो वैन केजिंग रहता है वो भी जा जिसू को फिर हक किया हुआ रहता है एंड वो ऐसे ही हल्के फुल्के हिल रहे होते हैं। जो जूली रहती है उनको बस स्माइल करके देख रही होती है। जाओ जिसू रहता है वो पता नहीं क्यों सडनली वैन केजिंग का हाथ पकड़ के उसकी आंखों में देख कर कहता है मैं हमेशा तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है मैं भी मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। ये कहते ही वैन और जाओ जिसू स्माइल करते हैं एंड वो एक दूसरे को हल्की सी हक देते हैं, लाइक हक शेयर करते हैं। यार हक देते हैं कैसा वर्ड है यार, हक ही देते हैं। चलो छोड़ो, मुझे हंसी आ रही है, चलो छोड़ो इसको, स्किप करो। मस्ती मजाक होनी चाहिए बट इतनी भी नहीं। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हर जगह को अच्छे तरीके से सजा दिया होता है। पूरे राज्य में ऐसा लगता है कि दिवाली आ गई। पूरा अच्छे से सजाया हुआ रहता है। अकेडमी भी बहुत अच्छे से रहती है। गार्डन को भी बहुत अच्छे से प्रिपरेट कर दिया गया होता है। जो अपनी जूली थी वो हर जगह मंत्र फेर रही होती है बाहर। जो अपनी दुपुस्सा होती है वो ये देखकर कहती है क्या कर रहे हैं आप। जो अपनी जूली रहती है वो कहती है काली शक्ति अंदर ना आ सके जब तक हम उसे ना बुलाएं। जो अपनी दुपुस्सा रहती है वो कहती है मतलब लो अंदर नहीं आ सकती। जो अपनी जूली रहती है वो कहती है वो डीमन है, मैं काली शक्तियों की बात कर रही हूँ जो रिचुअल्स करती है, जो डीमन बनाती है। जो अपनी दुपुस्सा होती है फिर वो हाँ में सर हिलाती है। जो अपनी जूली रहती है वो कहती है मैंने सुना है कि डीमन कम हो गए हैं। जो दुपुस्सा रहती है वो कहती है यही तो सोचने की बात है कि आखिरकार डीमन कम कैसे हुए। जो अपनी जूली रहती है वो कहती है तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए, आज की रात खतरे की रात है। जो अपनी दुपुस्सा रहती है वो जूली की बात समझ नहीं पाती है। जूली उससे समझाती भी नहीं और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें वैन को दिखाया जाता है एंड जाओ जिसू को दोनों को तैयार करवा दिया जाता है एंड उसको अलग अलग जगह पे रखा जाता है। जो अपना वैन था वो अपनी यूज़ुई के साथ में था बट जो अपनी गुजन होती है वो अंदर आती है। जो यूज़ुई होती है वो अपने गुजन को देखने लगती है। जो गुजन रहती है वो कहती है कि मुझे वैन से थोड़ी देर के लिए बात करना है। जो अपनी यूज़ुई रहती है वो कहती है हाँ तो कर लो ना बात। जो अपनी गुजन रहती है वो कहती है मुझे अकेले में करना है। जो यूज़ुई होती है फिर वैन की तरफ देखती है। वैन हाँ में सर हिलाता है तो यूज़ुई और होंगलुंग वहाँ से चले जाते हैं। जो गुजन रहती है वो वैन के पास जाके कहती है तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त थी, देखो ना अब माहौल कैसा आ गया है। मुझे तुमसे किसी का परमिशन लेकर बात करना पड़ता है। जो अपना वैन होता है वो गुजन के फेस पे देखता है। गुजन जो रो रही होती है। जो वैन होता है वो कहता है गुजन प्लीज़ मत रो तुम, मैं ये सब अभी नहीं चाहता। जो गुजन होती है वैन का हाथ पकड़ के नीज पे बैठ जाती है एंड कहती है मैंने जो भी किया ना मुझे माफ़ कर दो यार, मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ बट हाँ मैं तुम्हें उस तरीके से अब नहीं देखूँगी। मैं समझ गई हूँ कि तुम जाओ जिसू के ही हो, मुझे माफ़ कर दो यार, प्लीज़ माफ़ कर दो। जो अपना वैन होता है वो गुजन को उठाता है और कहता है गुजियान। जो गुजन होती है वो कहती है मुझे लास्ट टाइम हक कर दो। जो अपना वैन होता है वो कहता है कहाँ जा रही हो तुम। जो गुजन होती है वो कहती है अब मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं इस अकेडमी से बहुत दूर जा रही हूँ, मैं अकेडमी में सिर्फ तुम्हारे वजह से थी पर अब मुझे एहसास होता है कि मेरे वजह से तुम खुश नहीं हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं है। जो गुजन होती है वो अपने वैन को हक करती है और कहती है अब मैं तुम्हें नहीं मिलूँगी। ये कहते ही जाने लगती है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो उसे रोकना चाहता था बट वो उसे रोक नहीं पाता है। यूज हुई फिर होंगलोंग फिर अंदर आ जाते हैं। जो अपना काव वेनिंग था वो जाओ जिसू के साथ खड़ा हुआ था। जो अपनी दुपुसा थी वो लुओ के साथ थी। जो लुओ रहती है वो इधर उधर देखने लगती है। जो अपनी दुपुसा होती है वो लुओ से कहती है कि क्या हुआ। जो लुओ होती है वो कहती है मुझे अजीब लग रहा है, कोई है यहाँ पर। जो दुपुसा होती है वो कहती है कोई है मतलब।
जो अपनी गुजन हो सॉरी जो अपना वो होती है वो कहती है कुछ तो अजीब सी फीलिंग आ रही है, समझ नहीं पा रही कि कैसी। अभी जो दुबसा होती है वो इधर उधर वो भी देखने लगती है, क्योंकि लुओ ने कहा है। अभी हमें ऐसा ना कि एंट्री गेट दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपनी लुई होती है वो आई रहती है, और उसने बहुत ही सोबर सा ही ड्रेस पहना होता है। जो अपनी ग्रूमिंग होती है वो कहती है तुम आ गई, कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। और ये कहते ही लुई का हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है यार तुमने ऐसे ड्रेस क्यों पहना है, चलो अब अंदर चलो, मैं तुम्हें दूसरे ड्रेस दे दूँगी, बड़ी शादी है। जो लुई होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड अंदर उसके कदम जाने ही वाले थे तभी वहाँ पे जूली आकर रोकती है एंड कहती है हे, आपको यूई हांग बुला रही है। जो अपनी होती है वो कहती है मुझे। जो अपनी जूली होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो अपनी म्यान रहती है फिर वहाँ से जाती है एंड कहती है लुई अंदर आ जाना, बट लुई अंदर आ ही नहीं पाई होती है, वो बाहर ही ऐसी खड़ी थी। जो अपनी जूली होती है वो लुई की तरफ देख कर कहती है अंदर आओ, तुम्हारी बहन ने तुम्हें बुलाया है ना। जो लुई होती है अपनी यूजुई को ही देख रही होती है। जो यूजुई होती है वो कहती है अंदर आओ। जो अपनी लुई होती है वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। जो यूजुई होती सॉरी जो जूली होती है वो कहती है नहीं आ सकती ना अंदर, काला जादू जो किया हुआ है इसे तुम भेद भी नहीं सकती हो। और ये कहते ही अपनी जो जूली होती है लुई के कान के पास जाके कहती है फू मैंग। जो अपनी लुई होती है वो जूली को देखती है, स्माइल करती है और कहती है ओल्ड पीस हमेशा ओल्ड ही होता है, पहचान गई कि कौन हूँ मैं। जो अपनी जूली होती है वो कहती है एक माँ अपनी बेटी को भूल सकती है क्या। लुई होती है वो स्माइल करके कहती है माँ। और ये कहते ही वो टर्न आउट होती है, लाइक वो टर्न आउट जैसी होती है उसका जो पूरा गेटअप था वो चेंज हो जाता है एंड वो लुई नहीं फूमोंग थी। जो अपनी फूमोंग होती है वो कहती है कमाल की बात है, समझ गए आखिरकार आप। जो अपनी जूली होती है वो कहती है तुम्हारे लिए ही स्पेशल ये मंदिर बिछाया हुआ था, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। जो अपनी फूमोंग होती है वो कहती है माँ अपने बच्चे की चीज़ों को अच्छे से जानती है। जो जूली होती है वो कहती है बहुत अच्छे से, और मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूँगी, मर भी जाऊँ। जो अपनी फूमोंग होती है वो कहती है हर बात मरने की क्यों कर देते हो, मैं आपको मार सकती हूँ क्या, माँ जो हो मेरी। और ये कहते ही फूमोंग जूली के गाल पर हाथ रखती है और उसको नेक पकड़ के उसे दूर तक घसीट के ले जाती है। जो जूली रहती है वो भी टर्न आउट होती है, फूमोंग का गला पकड़ के वो भी उसे ले जाने लगती है। वो दोनों इतने स्पीड में जाते हैं जंगल की तरफ, आधे पेड़ ऐसे ही टूट वूट जाते हैं। तो अपनी जूली थी वो फूमोंग को नीचे पटक दी होती है। जो फूमोंग रहती है फिर वो उठती है और कहती है माँ तकलीफ़ क्या है, ले जाने दो ना बहन को। अपनी जो जूली होती है वो कहती है ले जाना ना शादी के बाद। जो फूमोंग होती है वो कहती है आप जानते हो कि शादी के बाद वैन मेरा किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसी और बंधन में बन जाएगा, तो फिर वो गॉडविट के बंधन में कैसे बन पाएगा। जो अपनी जूली होती है वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आता, जाओ जिसु छोटा था और उस समय तुमने उसे कर्ज दे दिया, उसे पत्थर बनने को कह दिया। जो अपनी फूमोंग थी वो कहती है शर्म, किस बात की शर्म, वो मेरे और मेरे बेटे के बीच में आ रहा था, और आपको पता है ना मैं अपने बेटे को पाने के लिए किसी को भी मार सकती हूँ। तो अपनी जूली होती है वो कहती है तो मुझे मार दो। जो फूमोंग होती है वो कहती है ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे रोना आता है माँ। और ये कहते ही फूमोंग एक ऊर्जा अपने जूली की तरफ फेंकती है, जूली की तरफ, जिससे उससे चोट लगे, बट जूली ऐसा ना कि बच जाती है। एंड फिर बाद में वो जो पेड़ होता है वो उसे निकालती है ज़मीन से एंड अपनी फूमोंग का पाँव पकड़ के उसे गोल गोल घुमा के दूर तरफ फेंक देती है एंड जूली फिर उसके पीछे चली जाती है। फूमोंग जो गिर रही होती है बट वो अपने हाथों को नीचे रखती है एंड ज़मीन में अपने नाखून गड़ाती है, जिस वजह से वो जो प्रेशर से पीछे जा रही थी वो रुक जाए। जो फूमोंग होती है वो कहती है हाँ शक्ति अभी भी कम नहीं हुई। जूली होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, आज भी उतनी ही है। जो फूमोंग होती हैं एंड जूली अब वो लड़ने लगते हैं बहुत ही गंदे तरीके से। अभी हमें अपने अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। जो उधर अपने यूई हांग होती है वो इधर उधर देखने लगती है जूली की तरफ, लाइक जूली को ढूंढ रही होती है बट उसे दिखी नहीं होती है। यूई हांग जो होती है वो कहती है आखिरकार उसने ऐसा क्यों बोला कि मैं म्यान को ढूंढ रही थी,
आखिरकार जूली है कहाँ पर। और ये कहते ही जो अपनी युयांग होती है वो जूली को हर जगह ढूंढ रही होती है। हमें जूली को दिखाया जाता है जो फुमोंग से लड़ रही होती है। फुमोंग की हालत ख़राब थी और फुमोंग जो होती है वो कहती है, हाँ बुढ़े हो चुके हो, ज़्यादा तेज मार दिया तो मर वर गए। तो जो अपनी जूली होती है वो कहती है, मार तो तुमने मुझे उसी दिन दिया था, अब क्या मारोगे तुम मुझे। जो अपनी फुमोंग होती है वो कहती है, मैंने मारा कि आपने मारा, आपने मुझे छोड़ दिया। जो जूली होती है वो उस चीज़ से बचते हुए अपने फुमोंग से कहती है, रीज़न, क्या तुमने रीज़न पे ध्यान नहीं दिया कि मैंने क्यों छोड़ा। जो अपनी फुमोंग होती है वो कहती है, रीज़न, आपका बेटा ज़रूरी था ना, मैं नहीं ना, इसलिए तो उसके मरने पे आपने मुझे दोष दिया। और ये कहते ही जो फुमोंग रहती है वो अपने जूली पर वार करती है। जो जूली रहती है उससे वो बार हिट होती है, उसके नोज से खून भी निकलता है, बट वो उठती है एंड कहती है, लड़का, बात लड़के की नहीं थी, बात इसकी थी कि वो बेजान था, अभी पैदा ही हुआ था वो, और तुम्हारे और तुम्हारे बाबा ने उसे रिचुअल में झोंक दिया, मेरे से पूछा भी नहीं, मेरे आंखों के सामने ही मेरा बच्चा चला गया जिसे मैंने हाथों हाथ पैदा किया था। फुमोंग, जो फुमोंग होती है वो कहती है, बेटे को ही तो बचाया था, आपकी बेटी को तो बचाया था ना। जो अपनी बेटी होती है वो कहती है, बचाया था, बचाया था। और ये कहते ही वो भी अपने फुमोंग पे वार करती है। अभी जूली की आंखों में ना बहुत आंसू था। जो फुमोंग रहती है वो कहती है, आपको ना आपका बेटा प्यारा था, कहो ना, अगर गलती मेरी थी, मेरी जान बचाने के लिए आपका वो बेटा चला गया, तो बाबा से क्यों दूर हो गए आप, क्यों दूर हो गए। जो अपनी फुमोंग होती है अब जूली पे वार करती है। जूली उसे बचते हुए कहती है, क्यों अलग हुई, तुम दोनों में से क्या कभी कोई आया मुझे ढूंढने के लिए, क्या किसी ने सॉरी बोला, तुम तो एक माँ बनना चाहती हो ना, तो अगर तुम्हारे नौजवान बच्चे को कोई झोंक दे आग में तो तुम्हें कैसा लगेगा। फुमोंग, जो फुमोंग होती है वो कहती है, हाँ अच्छा नहीं लगेगा, मेरे दूसरे बच्चे को बचाने के लिए हुआ तो ये चलेगा। और ये कहते ही जो अपनी फुमोंग होती है वो वार करती है, बट जूली को लगता नहीं है। जो फुमोंग होती है वो कहती है, अगर एक ही उपाय हो मेरे बच्चे को बचाने का, तो दूसरा बच्चा जो अभी जन्म लिया है वो मर भी जाए तो चलेगा, मैं ये कह रही हूँ। जो अपनी जूली होती है वो कहती है, जब मौका ना हो ना, कितना गिड़गिड़ाया था मैंने तुम्हारे बाबा से, शरीर पैरालाइज था बट मुंह तो सही था ना, कह रही थी मैं, बच्चा पैदा कर दिया है, अब मैं अपनी शक्तियाँ यूज़ कर सकती हूँ, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। पर तुम्हारे बाबा कहते रह गए कि एक ही चांस है, और झोंक दिया मेरे बच्चे को आग में। जो अपने फुमोंग होती है वो ऐसे ना वार करती है और कहती है, आपको सिर्फ आपकी ही अच्छाई दिख रही है, आप अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी क्या गलती थी, 11 साल में ही मैंने अपनी माँ खो दी, बाप बीमार रहने लगा, क्या किया, मिला क्या मुझे सारी जिम्मेदारी, माँ का प्यार मुझे कभी मिल पाया क्या। जिस उम्र में मेरी माँ मुझे हाथ से खिलाना चाहिए, मैं उस उम्र में खुद के हाथ से खाना खा रही थी, ये प्यार था आपका। अपनी जूली होती है वो कहती है, तो गलती किसकी है, जिस हाथ में बच्चों के खिलौने होने चाहिए उस हाथ में तुम रिचुअल्स की किताब ली पड़ी थी, तुम्हारे बाबा को मना किया पर तुम्हारे बाबा समझे थोड़ा ना। तो अपनी फुमोंग होती है वो कहती है, बन लो जितना अच्छा बनना है बन लो। और ये कहते ही फुमोंग वार कर रही होती है जूली पर, और अपनी जो जूली थी वो फुमोंग पे वार कर रही होती है। वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। अभी शादी के लिए अपने जाओ जिसू को बुला लिया जाता है स्टेज पर, लाइक मंडप टाइप ही बोलूँगी। वहाँ पे एक आग लगी हुई थी जहाँ पे आपको अपने खून डालने होते हैं, लाइक कट करके वहाँ पे खून डालना होता है। जो वो आग थी वो ऐसे ही जली हुई थी। जो अपना जाओ जिसू था वो ऐसे ही वहाँ पर खड़ा था। अपनी जूली और होंगलुंग वहाँ पे आए होते हैं एंड वो कहे होते हैं कि वैन अभी आ रहा है। वैन केजिंग जो आ रहा होता है उसकी नज़र गुजन पे पड़ती है। गुजन जो किसी से लड़ रही होती है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो सामने तरफ देखता है एंड वो हैरान रहता है क्योंकि वहाँ पे 6 लेवल वाला डीमन रहता है। जो अपना वैन केजिंग रहता है वो हैरानी से अपनी जो तलवार थी वो निकाल देता है, और निकालने के बाद वो गुजन को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि गुजन को बहुत चोट लगी हुई थी। जो अपनी गुजन रहती है वो कहती है, वैन
तुम्हारी शादी है। जो अपना वैन रहता है वो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ सुबह शाम मैम को बुलाओ। जो गुजन होती है वो हाँ में सिर हिला के वहाँ से जाने लगती है एंड वैन उस डीमन से लड़ने लगता है। अभी हमें वापस से अपनी जूली और अपनी मोंग को दिखाया जाता है। जो फुमोंग थी वो नीचे ऐसे ही लेटी हुई थी। जो अपनी जूली थी वो उसकी आंखों में आंसू थे एंड वो कहती है बेटा तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, पर मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा चोट पहुंचता है कि तुमने मेरे दर्द का एहसास नहीं किया। तुम माँ बनना चाहती थी फिर भी मेरे दर्द का एहसास नहीं किया। तुम्हारे पापा आज तक मेरे पास नहीं आए, मेरी क्या गलती थी। और ये कहते ही जो जूली होती है वो जाने लगती है एंड वो अपने एकेडमी की तरफ ही जा रही होती है। अभी जो जूली थी उसकी आंखों में आंसू था एंड वो सब सीन याद कर रही होती है। जूली जो ज़मीन पे लेटी हुई है एंड उसका शरीर पैरालाइज है, वो सामने देखती है कि फूमोंग को लेटाया हुआ है बट उसकी आंखें खुली हुई है एंड जो उसके पति है अपने लॉन्ग क्वीन वो उस बच्चे को लेकर जो जूली ने एक दिन पहले ही पैदा किया था वो उस आग में डाल रहे होते हैं। जो जूली रहती है वो कहती है लॉन्ग क्वीन मैंने कहा ना मैं फूमोंग को सही कर दूंगी, मेरे पास उपाय है, मुझे बस 1 हफ्ता दे दो प्लीज़, ऐसा मत करो, मेरा बच्चा है वो, प्लीज़ ऐसा मत करो। बट जो लॉन्ग क्वीन होते हैं पीछे मुड़ के देख के कहते हैं अगर ज़्यादा टाइम लगा तो फूमोंग मर जाएगी, माफ़ करना जूली। और ये कहते ही वो बच्चे को आग में डाल देते हैं। वो बच्चा रो रहा होता है एंड जो अपनी जूली रहती है वो भी बहुत ही रोने लगती है एंड इस एक्सीडेंट के बाद अपनी फूमोंग जो रहती है वो सही हो जाती है बट जो जूली रहती है वो वहाँ से चली जाती है। दोनों में से किसी से शिकायत नहीं करती है, वो बिना बोले वहाँ से चली जाती है। अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाती हूँ कि हुआ क्या था। फूमोंग जो थी ना वो बचपन से ही काले रिचुअल्स की किताब पढ़ने लग गई थी क्योंकि उसका बाप और माँ दोनों ही बहुत ही अच्छे खासे काला जादू यूज़ करते हैं, रिचुअल में बहुत ही अच्छे हैं। तो फूमोंग को भी सीखना था। जो अपनी जूली थी वो मना करती कि फूमोंग छोटी उम्र की है, क्यूरोसिटी होगी, वो कुछ ना कुछ रिचुअल्स करने की कोशिश करेगी तो उस पर हैवी पड़ जाएगा क्योंकि रिचुअल्स के भी एक वे होते हैं। बट जो अपने लॉन्ग क्वीन थे वो कहते थे कि नहीं मेरी बेटी सब संभाल लेगी। अभी यही चलता रहता था। अपनी जूली मना करती बट फूमोंग जहाँ तहाँ से लाके किताब ले लेती क्योंकि उसके बाप उसे मना नहीं करते ना। जो फूमोंग होती है वो रिचुअल्स देखती है एंड उसे परफॉर्म भी करती है बट वो रिचुअल वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती है जिसके साइड इफ़ेक्ट से वो बीमार पड़ जाती है एंड वो कुछ दिनों में कुछ महीनों में वो मरने वाली थी। तो इसका उपाय था कि किसी नवजान बच्चे का जो उसी का बोन हो उन दोनों का जीन एक हो उसे मार देंगे जब वो पैदा होगा। अगर वो बड़ा भी रहे तो बट उसका जीन है तो उसे मार देंगे ना तो वो सही हो जाएगी फूमोंग। लॉन्ग क्वीन की तरफ से तो एक ही चीज़ था कि यही हो सकता है। जो जूली थी उसके पास और भी तरीके थे बट वो अभी वो कुछ परफॉर्म नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पेट में बच्चा था। अगर वो रिचुअल्स परफॉर्म करेगी तो उस बच्चे पे हैवी पड़ेगा और उसे पता है कि फूमोंग इतने महीने तक तो बच्ची की बच्ची ही रहने वाली है, मरेगी तो नहीं। तो उसको बस 1 महीना चाहिए था, कुछ हफ्ते चाहिए थे। 1 हफ्ता भी उसे मिल जाता बच्चे पैदा करने के बाद तो वो सब कुछ सही कर लेती। बट जो अपने लॉन्ग क्वीन होते हैं उन्हें बस एक ही उपाय देता है, वो जूली की बात सुनते नहीं हैं और उस बच्चे को मार देते हैं। यानी प्रेजेंट में आती है जूली जो चल रही होती है, उसे बहुत रोना आ रहा होता है क्योंकि उसने फूमोंग को मारा होता है और फूमोंग उसकी बच्ची है, उसने उसको भी जन्म किया है। वो जानती है कि फूमोंग बुरी है, मारना ज़रूरी है बट एक होता है ना कि वो उसके परिवार का हिस्सा है यार। वो खूब रो रही होती है, वो ऐसे ही बैठी हुई होती है वो बहुत ही रो रही होती है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो डीमन से लड़ रहा होता है। वैन के सर पे अचानक से कोई वार कर देता है एंड वैन के सिंह का सर एकदम चकराने लगता है एंड वो नीचे गिर जाता है। अभी जो वो डीमन था उस पर्सन को देखता है, फिर बाद में जो वैन होता है उससे कैरी करके वहाँ से ले जाने लगता है। वो जो डीमन था वैन को कैरी करके वहाँ से भाग कर ले जाने लगता है। जो हमारी दुपुसा थी वो इधर उधर ही देख रही होती है, वो चीज़ों को ही एक्सप्लोर कर रही होती है क्योंकि अपनी लुओ ने कहा था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए जो अपनी दुपुसा थी वो यही देख रही होती है तो उसे दूर से एक डीमन दिखाई देता है जो जा रहा होता है और उसके हाथ में वैन केजिंग उसे दिखाई देता है। पहले वो उस पर्सन का फेस नहीं देखती, वो सिर्फ इतना देखती है कि कोई पर्सन है एंड दुपुसा फिर उसके पीछे जाने लगती है। फिर वो नोटिस करती है कि अरे ये तो वैन केजिंग है। जब वो बहुत आगे आ गई होती है
वो पीछे नहीं जा पाती है, क्योंकि अगर वो पीछे अब चली गई तो वो उस डीमन को पकड़ नहीं पाएगी। इसलिए दुपुसाव वैन के पीछे जाने लगती है उस डीमन को पकड़ने के लिए। अभी ना वैन केसिंग आया नहीं होता है स्टेज पे, तो जूली जब गई होती है फिर बताती है कि वैन केसिंग कमरे में नहीं है। तो सारे वैन केसिंग को ढूंढने लगते हैं। जो अपनी यूई हांग होती है वो परेशान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना जूली है, ना ही दुपुसाव है, और ना ही वैन केसिंग है। पूरा अजीब सा माहौल हो गया होता है। अभी जो जूली थी वो आवाज़ें सुन रही होती है, उसको उसकी कान बहुत तेज़ है, उसे दूर से आवाज़ें आ रही थी। तो हैरान रहती है कि क्या चल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतना चिल्ला क्यों रहे। तो वो अपने आंसू पहुँच के जब वो अंदर जाने वाली रहती है तभी उसके पेट पर कोई स्टैब कर देता है। जूली के मुंह से खून आ जाता है। वो पीछे देखने वाली थी, तभी एक लड़की उसके कान के पास आके कहती है, आपको क्या लगा कि मैं आपको मारना नहीं चाहती हूँ माँ? अभी ना वो फूमोंग थी, जो अपनी जूली थी, कि वो देख कर हैरान कि फूमोंग जिंदा है, क्योंकि उसने मारा था। जो फूमोंग रहती है वो कहती है, आप हैरान है ना कि मैं जिंदा हूँ? मैं मरती ही नहीं हूँ ना। इतनी शक्तियाँ लेके बैठी हो तो कहाँ से मरूंगी? आप जानते नहीं हो कि मेरे पास किन किन की शक्ति है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे कोई कैसे मार सकता है? अभी जो अपनी जूली रहती है वो कहती है, तुमने अभी भी मेरे पेट पर ही वार किया है, तो मुझे सच्ची में मारना चाहती हो कि नहीं? जो फूमंग रहती है उसकी आंखों में आंसू था, वो कहती है, माँ हो पर मारना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और आप जिंदा रहे तो मैं अपने बेटे को पा नहीं सकती वापस, तो आपको मारना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। और ये कहते ही वो उसके ना पेट पे ले ऐसे ना पेट पे उसने मारा रहता है, उसके ऊपर तक ले जाती है दिल के पास। फिर वो कहती है, एक मिनट, मैं ये बताना भूल गई कि मैं आपसे सिर्फ ऐसी मस्ती के लिए लड़ रही थी, ताकि वैन केसिंग को मैं भगा सकूं। वैन केसिंग ना मेरे पास है, क्योंकि अंदर मैं नहीं जा सकती, मेरे जैसे लोग नहीं जा सकते, पर डीमन जा सकते हैं, और इंसान भी। और ये कहते ही जो फूमंग होती है वो अपनी जो जूली होती है उसकी आधा दिल काट देती है। जो जूली होती है फिर नीचे गिर जाती है, तो जो चाकू था ना वो उसके और अंदर चला जाता है। जूली की बहुत दर्द होने लगते हैं। जो फूमंग रहती है वो कहती है, ये हील भी नहीं होगा, खास मंत्रों से तलवार बनाया है मैंने। ये खंजर मैंने 1 महीनों से अपने गॉडवीट की मूर्ति के पास रखा था, ताकि मैं आपको मार सकूं। सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली अब सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनके पास शक्तियाँ हैं, मैं और मेरे पापा। जब अपनी जूली होती है वो कहती है, मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही हो। तुम उस बच्चे को हाथ तो लगाने की कोशिश करो, तुम्हारे सामने साक्षात भगवान आकर खड़ा हो जाएगा। जो अपनी फुमंग रहती है वो कहती है, मार लो डायलॉग, थोड़ी देर की ही बात है, आई लव यू माँ। और ये कहते ही जूली के सर पे जाके उसे किस कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है, वो जा रही होती है, एंड वो कहती है, मेरे और मेरे बेटे के बीच में कोई भी आया तो मैं उसे मार डालूंगी। और ये कहते ही फूमंग वहाँ से चली जाती है। अभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, सब इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। अभी जो अपनी लुओ थी उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, वो उस फीलिंग को समझ भी नहीं पा रही होती कि फीलिंग कैसी है। जो अपना जाओजुसु है वो भी परेशान हो गया होता है, क्योंकि उसने वैन केसिंग की जान बचाने की कसम खाई है। जाओजुसु बाहर जाता है, लाइक वो बाहर जाने वाला था, तभी उसके पास कोई आता है, लाइक वो बाहर जा रहा होता है तभी उसे दिखाई देता है कि अंदर कोई आ रहा है। जाओजुसु जब ध्यान से देखता है तो वो जूली है। जूली का आधा दिल कट चुका है, बट उसकी सांसें अभी भी चल रही है। जो अपना जाओजुसु है जूली को पकड़ता है, एंड जूली जो होती है आगे की तरफ आती है जहाँ पर आग था। जो जूली होती है वो कहती है, जाओ जाओ वैन को बचा लो, वो उसे ले गई है, वो उसे ले गई है। जो अपना जाओजुसु रहता है वो कहता है, कौन कौन ले गई है, कौन ले गई है? जो अपनी जूली होती है वो कहती है, फूमोंग, वही बिच जिसने बचपन में तुम पे श्राप दिया था। जो अपनी यूयांग होती है वो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है उसे, उसकी आंखों के सामने ही उसे बेटे को श्राप दिया गया था, एंड उसके शरीर पैरालाइज कर दी गई थी, वो हिल ही नहीं पा रही थी, उसके हाथ कांपने लगते हैं। जो सारे के सारे स्लेयर होते हैं, सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। जो अपनी जूली रहती है फिर वो जगह बताती है कि वो कहाँ मिलेगी। जो अपना वैन होता है वो अपनी हाथ टाइट कर लेता है, एंड वो कहता है उसकी आंखें ग्रीन हैं। जो अपनी जूली होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो जाओजुसु रहता है उसे फूमोंग की याद आती है, क्योंकि फूमोंग की आंखें ग्रीन ही थी।
जो अपनी जूली होती है उसे एहसास होता है, उसका शरीर अजीब सी लगने लगती है। जूली अब अचानक से अपने यूई हांग का कपड़ा पकड़ लेती है और कहती है यूई हांग। जो यूई हांग होती है नीचे झुक के कहती है हाँ जूली। जो अपनी जूली होती है वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है ना ज़िंदगी में। जो अपनी यूई होती है वो कहती है बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है आपने। जो अपनी जूली होती है वो कहती है मुझे इस आग से जला डालो। जो अपनी यूई हांग होती है वो कहती है आप ऐसी क्या बातें कर रहे हैं, हम आपको सही करेंगे। जो अपनी जूली होती है वो कहती है मैं सही नहीं होंगी, मुझे जला डालो। वो मुझे बुला रहा है, उससे पहले मुझे जला डालो, मुझे उसका चेहरा देखना ही नहीं है। जो अपनी यूई हांग होती है वो कहती है कौन जूली। पर जो जूली होती है वो कहती है तुम मुझे जला डालो, मैंने तुम्हारे लिए आज तक जो भी किया है उसका फ़र्ज़ निभाओ और मुझे जला डालो। जो अपनी यूई हांग होती है उसकी आंखों से आंसू भरा होता है, बट यूई हांग होती है वो जूली के शरीर को जला देती है जिंदा ही, क्योंकि जूली ने ही कहा था। जूली का शरीर जल रहा होता है। जो अपना जाओ जिसु था वो जूली को देख रहा होता है। जूली जाओ जिसु का हाथ पकड़ती है एंड कहती है उस बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है जाओ जिसु, जाओ और वैन केसिंग को बचाओ। तुम फिक्र मत करो, तुम अकेले नहीं हो, तुम लड़ने जाओ, तुम्हें बचाने के लिए वो भगवान भी आएगा। ये कहते ही जूली जाओ जिसु को पुश कर देती है ताकि उसका हाथ ना जले। वो जलने लगती है, वो चिल्ला रही होती है, उसका शरीर अभी भी अजीब सा वाइब्रेट सा हो रहा होता है। वो कह रही होती है कि मैं नहीं आने वाली तुम्हारे पास, कुछ भी कर लो मैं नहीं आने वाली। और ये कहते ही जो जूली होती है पूरी जल जाती है जिंदा है। अभी हमें उस गुफ़े को दिखाया जाता है जहाँ पे अपना लॉन्ग क्वीन रहता है। लॉन्ग क्वीन की आंखों में आंसू रहता है और वो खूब रो रहा होता है, लाइक उसका पूरा ऐसे कलेजा फट सा गया होता है। तो अपना जाजूसू रहता है, वो कहता है माँ मैं बचाने जा रहा हूँ। जो अपनी यूई हांग रहती है वो कहती है तुम पागल हो क्या, वो सर्वशक्तिमान है, उसने ये तुम पे रिचुअल किया था, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते बेटा। जो अपने जाजूसू रहता है वो कहता है मैंने वादा दिया है किसी को कि मैं वैन केसिंग की रक्षा करूँगा, मुझे जाना पड़ेगा। जो अपनी जूली रहती है वो कहती है पर बेटा। जो अभी अपनी गुओ मिंग म्यांग एंड रोंग जवान होते हैं, सॉरी रोंग जवान है, अपने रुयू होते हैं, उसका कलेजा जैसे फट सा गया हो, लाइक उससे बहुत अजीब लग रहा होता है। अभी जो अपना वैन रहता है वो कुछ कहता है उससे पहले अजीब सी आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। वो सब इधर उधर देखते हैं और अचानक से उनको पता चलता है कि इतने सारे डीमन उनके पास आ रहे हैं। जो अपनी लू होती है वो कहती है डीमंस भागो तुम सब। जो सारे के सारे होते हैं वो डीमंस को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। जो जितने स्लेयर होते हैं लाइक वो अपने तलवार लेने गए होते हैं, सारे स्टूडेंट्स अपनी तलवार ले रहे होते हैं। जो होंगलुंग होती है वो अपने यूजुई को ऐसे ना सेव करने की कोशिश कर रही होती है। सारे के सारे इधर उधर फैल गए होते हैं। जो अपनी होंगलुंग थी वो जाओ का हाथ पकड़ती है, पर जाओ होंगलुंग का हाथ छुड़ा के जाने लगता है। धक्का मुक्की की वजह से वो उधर से ना गायब हो जाते हैं। होंगलुंग लाइक जितनी लड़कियां थी उन्हें अंदर ले जाया जा रहा था जो स्लेयर नहीं थी, बट जो अपनी यूई होती है यूई हांग वो फिर बाद में तलवार लेती है एंड वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अब लड़ने का वक्त है, कमरे में जाने का नहीं। अभी सारे के सारे अलर्ट मोड पे आ गए थे, सारे के सारे लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डीमन आए थे वो छोटे मोटे डीमन नहीं थे, लाइक डीमन 5-7 मतलब 6-7-5 ऐसे वाले थे। अभी जो अपना जाजिसू होता है वो भाग रहा होता है, उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई आता है, तो वो अपना तलवार निकालता है। वहाँ पे अपना काउ विनिंग था। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है मुझे आने दीजिए, प्लीज़ मुझे आने दीजिए राजा जी। जो अपना जाजिसू होता है वो काउ विनिंग को आने को अलाउ करता है। दोनों के दोनों जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं। अभी हमें अपनी फुमोंग को दिखाया जाता है जो अंदर बैठी हुई थी एंड उसके सामने उसका बेटा गॉडवीर था। जो अपनी फुमोंग होती है वो अपने बेटे को ऐसे सहलाती है और कहती है बेटा अब ना सब कुछ सही हो जाएगा। बस आज रात रात की ही बात है, रात के 12 बजे ही जैसे ही चाँद आधा लाल हो जाएगा मैं तुम्हारा शरीर तुम्हें दे दूँगी। वो आ चुका है, वो नीचे ही है,
मैं तुम्हारे शरीर को देखने जा रही हूँ बेटा। और ये कहते ही जो फुमोंग होती है गॉडविट के हेड पर किस करके वहाँ से चली जाती है। वो जब एक जगह पे जाती है जहाँ पे गॉडविट की मूर्ति लगी हुई है, जहाँ पे उसने रिचुअल्स किया था, वहीं के सामने अपने वैन केसिंग की जो शरीर थी वो भी पड़ी हुई थी। जो अपनी फुमोंग होती है वो अपने हाथों से एक गोली निकालती है, वैन केसिंग के मुँह में डालती है और कहती है अब तुम सोते ही रह जाओगे, और सोते सोते जब उठोगे तब तुम अपने सेंस में ही नहीं रहोगे। अभी जो फुमोंग होती है वो फिर वैन केसिंग के शरीर को देखने के बाद थोड़ी दूर जाती है। वहाँ पे 2 डीमन आते हैं। जो फुमोंग रहती है उन डीमनों को इशारा करती है कि उन्हें ले जाओ। जो अपना डीमन होते हैं वो अपने वैन केसिंग को फिर ले जाने लगते हैं। जो फुमोंग रहती है वो फिर पीछे मुड़ती है और कहती है शाबाश मेरी बच्ची, तुम्हें मैंने एकेडमी भेजकर अच्छा किया मेरी प्यारी गुजियान। अभी हमें वहाँ पे गुजियान को दिखाया जाता है जो खड़ी रहती है। जो गुजियान रहती है वो स्माइल करके कहती है शुक्रिया माँ। जो अपनी फुमोंग रहती है वो स्माइल करती है और कहती है आज तुमने ऐसा काम किया है जिससे तुम मुझे माँ बोल सको। आज तुम मुझे जितना माँ बोलना चाहो बोल लो, नहीं तो अदरवाइज़ तुम्हें मुझे मालकिन ही बोलना पड़ता। जो अपनी गुजन रहती है वो कहती है माफ़ करना, आप जो चाहते थे मैं वो नहीं कर पाई। केसिंग से जासूसों को अलग कर ही नहीं पाई, वो अलग ही नहीं होते थे, ना ही मैं वैन केसिंग को अपने प्यार के जाल में फंसा पाई। जो अपनी फुमोंग होती है वो कहती है कोई बात नहीं, पर तुमने वैन केसिंग को लाने में मेरी मदद तो की ना। और ये कहते ही जो अपनी फुमोंग होती है वो स्माइल करती है। जो गुजन होती है वो भी स्माइल करती है। अभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो वैन केसिंग के सर पे जिसने मारा होता है वो और कोई नहीं गुजियान थी। ये गुजियान की ही प्लानिंग थी। जो डीमन था वो उसी का था, लाइक उसी ने इस डीमन को बुलाया था। यानी प्रेजेंट में आती है। जो गुजन रहती है वो कहती है आप तो सर्वशक्तिमान हैं, देखिए ना आपने जिनके बचे हुए राख से ही उसकी सारी शक्ति ले ली। जो अपनी फुमोंग होती है वो कहती है ऐसे ही थोड़ा ना मैं सर्वशक्तिमान हूँ, कुछ किया ही तो है मैंने, तुम भी बन सकती हो अगर तुम मेरे लक्ष्य कदम पर चलो तो। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है आप जैसा बोले मैं वैसा ही करूँगी। जो अपनी फुमोंग होती है वो स्माइल करके गुजन के गाल पर हाथ रख के उसे किस करती है। जो गुजन रहती है वो स्माइल करती है। ये जो अपनी फुमोंग रहती है वो थोड़ी सी पलटती है एंड मन में ही कहती है कि अब तुम लोग जो भी करना चाहो ना कर लो, पर वैन केसिंग तो अब गॉडविट का ही होने वाला है। ये कहते ही फुमोंग एक ईवल सी स्माइल देती है हमें काउ वेनिंग एंड अपने वैन केसिंग को, सॉरी काउ वेनिंग और जासूसों को दिखाया जाता है जो भी जंगलों की तरफ भाग रहे होते हैं। हमें अपनी दुपुश्राव को दिखाया जाता है जो केव के बाहर ही थी, उससे लाइक वो डीमन का पीछा करते करते उस केव के अंदर आ गई होती है एंड उस केव में जाने ही वाली रहती है। तभी ये कहानी ख़त्म हो जाती है। मतलब अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। और नेक्स्ट पार्ट मैं बता सकती हूँ कौन सा आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट का नाम लाइक ये मैरिज स्पेशल था ना, तो नेक्स्ट पार्ट का नाम है द ओरिजिन ऑफ गॉडविट। अब आप जानेंगे कि गॉडविट है क्या। वो गॉडविट है, गॉडविट है, पर ये तो रिचुअल्स का नाम है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि कल्ट्स का नाम हमेशा अलग अलग रखा गया है। क्योंकि वो जिन था पर उसके नाम तो उसका ये था ना द ऑब्सीडियन ऑर्डर, तो ये कल्ट का नाम है। आखिरकार गॉडविट है क्या, वो क्या चाहता है, उसने क्या किया है, ये सब आपको मिल जाएगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, क्योंकि याद है अपना वैम्पुल्फ कैसे लास्ट पार्ट में मौत का तांडव हुआ था, यहाँ पे भी मौत का तांडव होने वाला है। काफ़ी सारे लोग मरने वाले हैं, खून की होली खेली जाएगी और उस खून की होली में आप लोगों का स्वागत है। और आप जानते हैं ना कि क्या चल रहा है वेंजो मंथ, और वेंजो मंथ में क्या करना पड़ता है, वीडियो को लाइक करना पड़ता है, कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गोंजोनो वैन केसिंग लिखना पड़ता है। तो आप कमेंट में लिख दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं वेंजो मंथ के नेक्स्ट फैन फिक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेंजू, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गोंजोनो वैन केसिंग।